यह इंसानी दुनिया में डीमन किंग के बेटे के स्कूल का पहला दिन होता है। वह जैसे ही क्लासरूम में कदम रखता है, अभी अपनी सीट पर ठीक से बैठ भी नहीं पाता, तभी ट्रबल खुद उसे ढूंढते हुए आ जाती है। स्कूल के ये टिपिकल बुलीज उसे एक इजी टारगेट समझकर उसे तंग करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो असल में नेक्स्ट डीमन किंग से पंगा ले रहे हैं। बीइंग बॉर्न इनटू द डीमन रेस, लविस को डीमन रेल्म में सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई थी कि ह्यूमंस चींटियों जैसे होते हैं जिन्हें दिखते ही क्रश कर देना चाहिए, और लविस इसी प्रिंसिपल पर चलने का पूरा इरादा रखता है, जिस पर वह उस नॉनचलेंट प्रिटी फेस्ड लड़के को गर्दन से पकड़ता है और उसे बेरहमी से डेस्क पर पटक देता है। उसका ये बोल्ड और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन सबको शॉक कर देता है। इसके बाद एक अगली फेस वाला लड़का गुस्से में पूरी तरह बालिस्टिक हो जाता है और गालियों की बौछार करते हुए अपने प्रिटी फेस्ड दोस्त को बचाने के लिए हमारे मैन कैरेक्टर पर झपट पड़ता है, जिस पर जैसे ही लविस उस चार्जिंग ह्यूमन की तरफ देखता है, वैसे ही उसकी डैमनिक पावर्स उसके बॉडी के साथ सिंक में रिएक्ट करती हैं, जो देखकर जब अगली फेस एक जोरदार पंच मारता है तो लविस बस हल्का सा सिर घुमा देता है, जिससे पंच बेअसर होकर निकल जाता है। इसके जवाब में डीमन किंग का ये बेटा माइक टाइसन स्टाइल का एक खतरनाक पंच मारता है, जो सीधे उसकी जॉ तोड़ता हुआ उसे पीछे लॉकर से टकरा देता है। यहाँ जरा पॉज लेते हैं और समझते हैं कि जो डीमन रेल्म पर राज करने वाला था, वो यहाँ स्कूल के बुलीज से लड़ता हुआ कैसे पहुंचा। मीट लविस विंडिका, एक मर्सिलेस डीमन किंग का बेटा और उसके थ्रोन का अगला वारिस, जो पूरे डीमन रेल्म पर रूल करने वाला था। उसके पिता ने उसे सिर्फ एक टास्क दिया था, लेकिन उसने उसे सबसे वर्स्ट तरीके से पूरा किया। उसे हिल्टका और उसके क्लैन पर नजर रखने को कहा गया था कि क्या वे किंग की विल के खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहे हैं या नहीं, लेकिन लविस विंडिका ने मामला अपने हाथ में ले लिया और ट्रीजन का बहाना बनाकर पूरे क्लैन को अनाइलेट कर दिया। किंग जानता था कि उसका बेटा पहले से ही ट्रबल मेकर है, लेकिन इस बार उसने सारी लिमिट्स पार कर दी थीं। गैम्वेयर विंडिका, डीमन रियल्म का रूलर, अब अपने बेटे की हरकतें टॉलरेट करने के मूड में नहीं था। एरोगेंट प्रिंस किंग से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है और कहता है कि हिल्टका की रिबेलियन के साइंस हर जगह थे, इसलिए उसे फैलने से पहले ही खत्म करना बेस्ट ऑप्शन था, जिस पर किंग ऐसे बारबारिक और एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीकों पर भरोसा नहीं करता। भले ही वो पनिशमेंट डिजर्व करते हों, लेकिन सब कुछ प्रॉपर लॉ और स्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन के तहत होना चाहिए था। यह सुनकर एरोगेंट बेटा जोर जोर से हंसने लगता है और इस बोरिंग तरीके का मजाक उड़ाता है। अपने बेटे का यह लैक ऑफ डिसिप्लिन किंग को अंदर तक डिसअपॉइंट कर देता है। किंग पहले से ही मान चुका था कि उसका बेटा शैलो माइंडेड और इग्नोरेंट फूल है। उससे बहस करना दीवार को समझाने जैसा था। इसी वजह से उसने पहले ही उसके पनिशमेंट का फैसला कर लिया था। 12 डार्क थ्रोन्स के साथ डिस्कशन के बाद डीमन रेल्म के लॉज तोड़ने और हिल्का क्लैन के मैसेकर के लिए लविस विंडिका को ह्यूमन रेल्म में एग्जाइल करने का फैसला होता है। सिर्फ एग्जाइल ही नहीं, बल्कि उसकी डार्क पावर्स भी सील कर दी जाती हैं। किंग चाहता था कि उसका बेटा तभी वापस आए जब वह डीमन रेल्म को रूल करने लायक एक सिंसियर इंसान बन जाए। किंग के आदेश पर 12 थ्रोन्स अपने स्पेल्स कास्ट करते हैं ताकि लविस की डार्क पावर्स सील हों और उसे बैनिश किया जा सके। इन 12 थ्रोन्स में राम्बे नाम का एक गाय भी होता है, जिसने जानबूझकर ये सब प्लॉट किया था, और लविस को इस पथेटिक हालत में देखकर उसे अजीब सा थ्रिल मिल रहा होता है। इसके साथ ही कुछ रूल्स भी होते हैं जिन्हें फॉलो न करने पर जिंदगी जीनी थी। दूसरा, अपनी जान लेना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, और आखिरी, किसी भी ह्यूमन को हार्म या किल करना मना था। इसके बाद एक समय का महान डीमन प्रिंस जागता है, लेकिन अब वह मिन्हो नाम के एक वीक और फ्रेल ह्यूमन बॉडी में होता है। इस बॉडी का पिछला मालिक एक कमजोर बेड रिडन बॉय था, जो बुलिंग का विक्टिम रहा था। क्योंकि वो कोमा में माना जा रहा था, इसलिए उसकी सिस्टर और मदर उसे खड़ा देखकर शॉक हो जाती हैं। जहां माँ और बहन इमोशनल हो जाती हैं, वहीं उसका नया पिता इमोशनली अनअवेलेबल और अनहिंज्ड इंसान होता है। बेटा होश में आते ही वह बस उसे अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करने का आदेश देता है। अगला दिन आता है और इसी तरह मिन्हो खुद को उन्हीं बुलीज के बीच फंसा हुआ पाता है जिन्हें वह अभी बुरी तरह पीट रहा होता है। पूरा स्टूडेंट बॉडी ये देखकर सन्न रह जाता है कि जो कभी रोने वाला वीक लड़का था, वो अब पूरा सिग्मा बन चुका है। जब वह असॉल्ट करने वाले को पंच मारकर जमीन पर गिराता है और ऑरा फार्म करता है, तभी ग्लासेस वाला एक नर्ड सोचने लगता है कि क्या ये वही मिन्हो है जिसे वे जानते थे। इसी बीच प्रिटी बॉय, जिसकी ईगो बुरी तरह हर्ट हो चुकी होती है, चेयर उठाकर मिन्हो का सिर फोड़ने के लिए उस पर झपटता है, जिस पर ग्लासेस नर्ड उसे पीछे से सावधान करता है। यह सुनते ही मिन्हो लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट करता है और एक इंस्टेंट नॉकआउट किक मारता है, जिससे प्रीटी फेस दोहरा हो जाता है। जो बुल्ली पहले कॉन्फिडेंट था, अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड मेज बन चुका होता है। वह समझ ही नहीं पाता कि मिन्हो अचानक इतना बदल कैसे गया, और गुस्से में उल्टी सीधी गालियां बकता चल जाता है, जिससे उसकी हालत और खराब होती जा रही होती है। असल में मिन्हो आमतौर पर अपनी डिमोनिक पावर्स यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वे सील की गई होती हैं, लेकिन जब भी कोई उसे प्रोफैनिटीज देता है, वो कर्सेस उसके अंदर की डिमोनिक मैजिक को जगा देती हैं। जितनी ज्यादा गालियां, उतनी ज्यादा पावर। रियल में मिन्हो की माँ खुद प्रोफैनिटीज की लिविंग एम्बॉडीमेंट थी। उसने ही उन्हें इन्वेंट किया और ह्यूमैनिटी पर अनलीश किया था।
अपनी लेग में सारी कर्सेस अब्सॉर्ब करने के बाद लेविस एक डेविस्टेटिंग स्नैप किक उस बास्टर्ड की चिन पर मारता है। ये फाइनल किक प्रिटी फेस को पूरी तरह अगली बना देती है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। वैसे प्रिटी फेस और अगली फेस दोनों का नाम ताइवोन होता है और पूरा क्लास ये अनप्रेसिडेंटेड सीन देखकर डिसबिलीफ में होता है। इस बीच लविस अपनी करंट सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करता है। वह आखिरकार कोड क्रैक कर चुका होता है। उसने अपने पिता की कंडीशंस फॉलो करते हुए एंटरटेनिंग लाइफ जीने का तरीका ढूंढ लिया था। प्योर डेविल वाली ग्रिन के साथ वह हर उस इंसान को इनवाइट करता है जो उससे नफरत करना चाहता है। वह चाहता है कि वे उससे नफरत करें और जमकर गालियां दें जिनकी उसे तलब होती है। पूरा क्लास सोच में पड़ जाता है कि मिन्हो अचानक इतना अजीब क्यों बोल रहा है। ग्लासेस वाला नर्ड भी ये मानने लगता है कि शायद मिन्हो अपनी रियल स्ट्रेंथ छुपा रहा था। जब पूरा क्लास स्टैटिक रहता है तभी वही नर्ड उसके पास आकर पूछता है कि क्या वह ठीक है। यह याद करते हुए कि इस नर्ड ने पहले उसकी मदद की थी, लाविस तय करता है कि यही उसका बेस्ट लैकी बन सकता है, जिस पर वह कामली कहता है कि वह बिल्कुल फाइन है। थोड़ी देर बाद नर्ड उस पर सवालों की बारिश करने लगता है उसकी सडन स्ट्रेंथ बफ को लेकर। मजाक मजाक में वह ये भी कह देता है कि शायद मिन्हो किसी दूसरे वर्ल्ड से रीइंकार्नेट हुआ है। यह सुनकर लाविस थोड़ा वरीड हो जाता है कि कहीं इस किड ने उसका सीक्रेट तो नहीं पकड़ लिया, लेकिन नर्ड बोलता ही जाता है और पूछता है कि उसके पिछले वर्ल्ड की लाइफ कैसी थी, शायद कोई मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड या फिर कोई गेम वर्ल्ड। ये सोचकर कि कहीं ये सच में कोड क्रैक न कर ले, लवीस फैसला करता है कि इससे पहले कि और लोग जाने उसे यहीं एनआईपी कर देना बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले ही हमें एक फ्लैशबैक में खींच लिया जाता है। उसका एक क्लोज फ्रेंड उसे इंसानों को मारने से मना करता था। ह्यूमंस को मारना डेमन्स के लिए सोल एनहिलेशन होता है। वह डेमोन ये बात समझता था, लेकिन उसे टीचर सिंथिया की लेसन साफ याद थी जिसमें उसने ह्यूमंस को मौके पर क्रश करने को कहा था, जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि वो स्टेटमेंट आयरॉनिक थी। असल में डीमंस डेथ के गॉड्स होते हैं। भले ही ह्यूमंस फूलिश क्रीचर्स हों जो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन डीमंस को उन्हें हार्म करने का अथॉरिटी नहीं होता और कॉन्सिक्वेंसेज वह पहले ही बता चुका होता है। बैक देन लेविस को लगता था कि इस बात पर ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कभी ह्यूमन रेल्म में जाने वाला ही नहीं था। लेकिन प्रेजेंट में लविस खुद को एक डेडलॉक में फंसा हुआ पाता है जहां उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इस नर्ड की ट्रैप कैसे बंद कराए बिना उसका गला दबाए, जिस पर लगता है कि उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नर्ड खुद ही मान लेता है कि जो कुछ वो बोल रहा है वो पूरी तरह एब्सर्ड फैंटेसी है, हालांकि वो ये भी कहता है कि वो भी किसी दूसरे वर्ल्ड में जीना चाहता है। यह सुनकर लावाइस समझ जाता है कि इस नर्ड की बातें जीनियस हैं क्योंकि उनमें डेस्पिरेशन साफ झलक रहा होता है। जैसे जैसे नर्ड और बकता चला जाता है, लविस को राहत मिलती है कि ये किड उसके डीमन ओरिजिन से बिल्कुल अनअवेयर है। अचानक से नर्ड उन दो गूंस को पीट पीट कर पल्प बना देने के लिए उसे सिंसियर कॉम्प्लीमेंट दे देता है। एक मेयर ह्यूमन से तारीफ मिलना हमारे डीमन को अंदर तक चुभता है। जिस तरह कर्सेस उसके लिए स्वीट ललबाई जैसी होती हैं, उसी तरह ह्यूमन से आने वाले कॉम्प्लीमेंट्स उसे बेहद डिस्गस्टिंग फील होते हैं। रात उतरती है और हम अपने मैन कैरेक्टर को उसकी सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करते हुए देखते हैं। एक डीमन जो ह्यूमन बॉडी में फंसा है, उसे किसी भी तरह की मैजिकल एबिलिटीज पोजेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी मैजिक पावर्स रिएक्ट कर रही होती हैं। जब उसे अपनी हालत का कोई वैलिडेटिंग आंसर नहीं मिलता तो वो खुद को लावेस विंडिका, डीमन किंग का अनडिफीटेड किन होने के टाइटल पर ग्लोट करता है। लेकिन तभी वही डीमन प्रिंस दर्द से तड़पने लगता है और आखिरकार अपने बेड पर गिर जाता है। उसकी पूरी बॉडी एचिंग होती है क्योंकि ये वेसल उसकी मैजिक को संभालने में स्ट्रगल कर रहा होता है। बेचारा लड़का लगभग आधी रात एगनाइजिंग पेन में बिताता है और फिर जाकर नींद में गिरता है। अगले दिन शाम को नर्ड और डीमन प्रिंस साथ में घर लौटते हुए दिखाई देते हैं। नर्ड अपने दोस्त के लिए ग्रैटिट्यूड जताने में लगा रहता है। दरअसल पहले ऐसा कोई दिन नहीं गया था जब उन्हें बुली न किया गया हो, लेकिन कल से सब कुछ बदल चुका था। लावाइस को ग्रैटिट्यूड बेकार लगता है, खासकर तब जब वो लोग खुद मौत मांग रहे थे। यह सुनकर नर्ड फ्रेंड चौंक जाता है। तभी अचानक मिन्हो को पीछे से आवाज लगाई जाती है, जिस पर वह पलटकर देखता है तो फ्रस्ट्रेटेड बुलीज का एक ग्रुप सामने खड़ा होता है। उनका लीडर असल में सन युन का भाई होता है, वही लड़का जिसे मिन्हो ने 2 दिन पहले डेथ्स डोर तक पहुंचा दिया था। वे इसलिए अनॉयड होते हैं क्योंकि उन्होंने मिन्हो की प्रोटेक्शन के लिए फीस ली थी, फिर भी वो एहसान लौटाने के बजाय कुत्ते की तरह पलटकर काट रहा था। जहां नर्ड डर से कांप रहा होता है, वहीं हमारा लड़का कैंडी स्टोर में पहुंचे किसी मेस्टअप बच्चे की तरह चमक उठता है और चाहता है कि उस पर और इंसल्ट्स फेंके जाएं। नर्ड खुद सोचने लगता है कि उसने कैसा मैसोचिस्ट डिम विटेड दोस्त बना लिया है। गूंस का लीडर ग्रिन करते हुए मिन्हो को सख्ती से फॉलो करने को कहता है। मेनियक खुशी खुशी मान जाता है, बस उसे वर्बली डॉग वॉक्ड किया जाना चाहिए। सिक्लूडेड कंस्ट्रक्शन साइट पर सारे गूंस मौजूद होते हैं, जिसमें शुंग्युन खुद भी शामिल होता है। उसका भाई ये देखकर खुश नहीं होता कि उसका सिबलिंग इस लोली रंट से पिट चुका है। फिर वो मिन्हो की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में घूरता है और सोचता है कि इस मैटर को कैसे सेटल किया जाए। वो उसे बिना कॉन्सिक्वेंसेस के जाने देने वाला नहीं था। आखिर मिन्हो ने उसके भाई से पंगा लिया था। वो इस मेस्ड अप किड से पूछता है कि क्या उसकी माँ ने उसे मैनर्स नहीं सिखाए।
शायद उसकी माँ भी उतनी ही मेस्ड अप है, जिसने उसे उसके भाई जैसे नाइस किड्स को मारना सिखाया। इस पर मिन्हो बिना रुके कह देता है कि उसकी माँ ने उसे एग्जैक्टली यही सिखाया है। भले ही डीमन पूरी ऑनेस्टी से बोल रहा होता है, लेकिन उसका ब्रेजन जवाब और चेहरे पर चिपकी स्लाई ग्रिन बुली को और भड़का देती है। एरोगेंट फूल गुस्से में एक क्रिस्प स्लैप मार देता है, लेकिन हमारा लड़का अपनी माँ को इंसल्ट होते सुनकर अंदर से थ्रिल्ड हो जाता है। ये इंसल्ट्स उसके लिए म्यूजिक जैसा होते हैं। वो गालियां उस डिमोनिक पावर को इन्वोक कर देती हैं जिसकी उसे इस वक्त जरूरत होती है। इसी पावर से वो उस बास्टर्ड का ओवरपावरिंग हाथ पकड़ लेता है। एक हाथ से टाइट ग्रिप बनाकर लवाइस दूसरे हाथ से फिस्ट बांधता है और ओपोनेंट के फेस पर सॉलिड अपरकट मारता है। फिर लगातार पंचेस की बैराज शुरू कर देता है। वो उस बास्टर्ड को बेरहमी से पीटता चला जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स बाकी गूंस को फ्रेंजी में डाल देता है, जो बस किनारे खड़े होकर गालियां दे रहे होते हैं। पिट चुका उनका बॉस इन इडियट्स को आगे बढ़ने का आदेश देता है। मिन्हो स्टांस लेता है, स्लर्स की पावर को यूटिलाइज करने और पूरी हाइनास की भीड़ को गिराने के लिए रेडी होता है। वो एक एक करके सामने आने वाले हर इंसान को किक और पंच करता है और सबको इंस्टेंटली गिराता जाता है। पास खड़ा बेचारा नर्ड समझ ही नहीं पाता कि ये कैसा हॉलीवुड सीन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट में मिन्हो के विक्टिम्स की चीखें कुछ देर तक गूंजती रहती हैं, लेकिन फिर सब शांत हो जाता है, क्योंकि आखिर में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा बचता है और वो हमारा लड़का होता है। वायलेंस और कर्सेस का एक्सपीरियंस मिन्हो को इतना डिलाइटफुल फील कराता है कि वो अपने अंकल और माँ दोनों के लिए ग्रेटफुल हो जाता है। असल में ह्यूमंस के बीच वायलेंस इंट्रोड्यूस करने वाला उसका अंकल था और कर्सेस इन्वेंट करने वाली उसकी माँ। वायलेंस का टेस्ट इतना रिफ्रेशिंग लगने लगता है कि वो अपने अंकल के लिए थैंकफुल होता है। और नर्ड को मत भूलो, जो घर जाकर अपनी लाइफ डिसीजंस पर दोबारा सोचने वाला होता है। लेकिन नर्ड ही अकेला स्पेक्टेटर नहीं होता। एक पोजेस्ड रैट मिन्हो को पर्पस के साथ ऑब्जर्व कर रहा होता है। पता चलता है कि वो उसका वही अंकल होता है जिसके लिए वो ग्रेटफुल फील कर रहा था। अंकल अपने नेफ्यू को उस लिटिल गिफ्ट को एंजॉय करते देखकर खुश होता है जो उसने इस ह्यूमन वर्ल्ड को दिया था। रानबे, जिसने डीमन प्रिंस को ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जाइल करने की पूरी प्लानिंग की थी, वो भी वहां मौजूद होता है। लवाइस का अंकल हाउस हिल्का को एक्सटर्मिनेट करने के लिए किड की एडमिरेशन करता है। राम्बी कहता है कि ये लड़का हमेशा अपनी मनमानी करता आया है और इसकी स्टबर्ननेस से डील करना सिरदर्द है। लेकिन अंकल को सबसे ज्यादा शॉक इस बात का लगता है कि गामाडेर यानी उसके पिता ने उसे इतनी बेरहमी से ह्यूमन रेल्म में सजा के तौर पर भेज दिया। डीमंस का रूल होता है कि रेकलेस लोगों को फोर्सफुल सबमिशन से हैंडल किया जाए। ह्यूमन रेल्म वही जगह है जहां डीमन रेल्म के सबसे यूनिक सिनर को भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा लड़का जल्दी ही कुछ रियल चैलेंजेस फेस करने वाला है। अंकल को याद आता है कि कभी उसका नेफ्यू सिर्फ छोटे मोटे ट्रबल्स ही क्रिएट करता था। वहीं रानी अब समझ जाता है कि लॉर्ड बार्किन ने उसे डिमोनिक ब्लड स्टोन क्यों ब्लेस किया था। वे अब उन सिनर्स को विजुअलाइज करने के लिए रेडी होते हैं जिन्हें ह्यूमन रेल्म में फेंका गया है। लॉर्ड बार्किन उससे डिटेल्स शेयर करने को कहता है। डार्क मैजिक की टेंड्रिल्स कास्ट होते ही हमें कई पावरफुल डिमोनिक ओपोनेंट्स की विजुअलाइजेशन मिलती है जिनसे हमारे बॉय को लड़ना और उन्हें हराना होगा। लॉर्ड बार्किन हवा में घूम रही डार्क एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ये इन्फॉर्मेशन निकालता है। वो बेसब्री से उस परफॉर्मेंस का इंतजार करता है जो उसका छोटा नेफ्यू एक्चुअल डार्कनेस के सामने लाने वाला है। अब वापस मिन्हो की रेगुलर स्कूल लाइफ में चलते हैं। उसका बिगेस्ट फैन बजट मिडोरिया होता है, जिसे यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने ट्यू के भाई को बिना पसीना बहाए गिरा दिया। फनी तरीके से मिन्हो स्पाइसी एस नूडल्स खाता है और दर्द से उसकी आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन वो इसे पसीना बताने का नाटक करता है। उसका दोस्त उसे बिगिनर फ्लेवर लेने की सलाह देता है, लेकिन हमारा स्टबर्न डीमन प्रोटैगनिस्ट कोई वीकलिंग नहीं होता, इसलिए वो सबसे स्पाइसी हेल फ्लेवर उठा लेता है। अचानक उसके दोस्त का फोन बजता है, लेकिन वो कॉल उठाने में हिचकिचाता है। फिर वो मिन्हो को बताता है कि ये अर्जेंट कॉल है और उसे छोड़कर जल्दी जाना पड़ेगा। उसे ऐसे अचानक जाते हुए देखना हमारे लड़के को घूरने पर मजबूर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक वुमन को उसकी लेटेस्ट आर्टवर्क रैप करते हुए देखते हैं। उसका कैनवस एक ह्यूमन होता है जिसने अपने डेट्स चुकाने से मना कर दिया था, जिस पर गॉथ मॉमी उसके सिर पर कुछ सिंबल्स कार्व कर देती है। उसी वक्त जे का एक आदमी वहां लाया जाता है जो डर से कांप रहा होता है। वह देर से आने पर उसे टॉन्ट करती है और फिर उसकी आंखें खुलवाकर अपनी क्रिएशन दिखाती हैं। सायन इसे देखकर डिस्गस्टेड और टेरिफाइड फील करता है। वो सिंबल्स थीफ को रिप्रेजेंट करते हैं और क्योंकि इस ड्यूड ने उसकी डेट्स देने से मना किया था, इसलिए उसे प्रॉपर पनिशमेंट दिया गया था। जी सोचती है कि क्या यही फेट लिटिल सायन भी चाहता है, क्योंकि उनके बीच एक पर्सनल प्रॉमिस भी होता है। डरा हुआ लड़का मुश्किल से खुद को संभाल पाता है और बहाने बनाता है कि उसकी प्रोग्रेस में चीजें इंटरप्ट हो रही थीं, जिस पर जी उसे जोर से फेस पर स्लैप करती है। जी उसकी ऑर्डर्स फॉलो न कर पाने की वजह से अनॉयंस दिखाती है। उसे सही से पनिश करने के लिए वह उसके हाथ या फिर उसकी बैक पर भी वर्ड्स कार्व करने के लिए रेडी हो जाती है। सैन मर्सी के लिए भीख मांगता है, जिस पर जी उसे एक फाइनल चांस देती है कि वह सब ठीक कर ले, वरना उसका भी वही हाल होगा जो पीछे पड़े उस डेड ड्यूड का है।
जी उसे साफ आदेश देती है कि एक एक वर्ड वैसा ही करे जैसा वह कहे, वरना वो पूरी तरह कुक्ड है। रात होते ही वही लड़का कीबोर्ड के सामने कांप रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या उसे सच में आगे बढ़ना चाहिए। जे की बात न मानने का मतलब उसकी लाइफ जाना होता है, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं बचता। वहीं दूसरी तरफ मिन्हो यहाँ ऐसे दर्द में होता है जैसे उसे पीरियड्स चल रहे हों। ये स्पाइस विम्प के इफेक्ट्स होते हैं। उसका स्टमक अंदर से मथ रहा होता है और टूटता सा फील देता है। लड़ाई के बाद बॉडी सोर होने के बावजूद मिन्हो इस शिटी बॉडी से तंग आ चुका होता है, इसलिए वो फिजिक बनाने के लिए पुशअप्स करने लगता है। ग्रेट लविस विंडिका ऐसे बेकार फिजिकल स्टैट्स के साथ मरने से मना करता है और चिक मैग्नेट फिजिक के लिए मेहनत में लग जाता है। अब पर्सपेक्टिव वापस सैन पर जाता है जो स्कूल में होता है। उसके हाथ में एक गैजेट होता है। ऐप में कुछ ऐसा होता है जो उसे डराता है, लेकिन उसके दिमाग में जे की इमेज उससे भी ज्यादा स्केरी होती है। बेचारा लड़का एक शिटी सिचुएशन में फंसा होता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। तभी मिन्हो उसे चेक करने आ जाता है। इस पॉइंट पर सैन सोचता है कि क्या वह अपने बडी से हेल्प मांगे, लेकिन वो ये भी जानता है कि ऐसा करना डेंजरस होगा। जी और उसके लोग बेहद डेंजरस होते हैं और मिन्हो को इसमें घसीटना बेकार का रिस्क होगा। अचानक हमारा लड़का पास से आती एक फेमिलियर स्मेल सेंस करता है। उसी पल एक ऑरेंज हेयर्ड लड़की लड़खड़ाकर गिरती है और जमीन पर आ लगती है। सन अचानक अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसे देखकर शन घबरा जाता है और उसकी हालत चेक करता है। लेकिन जब वह उसे पलटता है तो वो लड़की रैबिट डॉग और ज़ॉम्बी जैसी लग रही होती है। वैसे भी जब गर्लफ्रेंड को नो बोल दो तो एवरेज रिएक्शन यही होता है। मजाक से हटकर मिन्हो डिमोनिक एनर्जी सेंस करता है, लेकिन शॉकिंग बात यह होती है कि उसके अलावा किसी ह्यूमन में ये एनर्जी क्यों है। कोच जल्दी से दौड़कर आता है, लड़की को उठाता है और इन्फर्मरी की तरफ ले जाता है। पास से गुजरते वक्त मिन्हो उसकी बाह पर बना इंसिग्निया देख लेता है। ये सिंबल असल में हाउस हिल्ट का होता है, लेकिन किसी ह्यूमन बॉडी पर इसका होना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। मिन्हो इसमें गहराई से इंटरेस्टेड हो जाता है और प्रॉपर चेक करना चाहता है। इसीलिए वह इन्फर्मरी पहुंचता है और चुपके से उसके रूम में जाने की कोशिश करता है। अटेंडेंट उसे रोकती है क्योंकि ये रेस्टिंग आवर्स होते हैं, लेकिन मिन्हो अपनी एक पावर यूज करता है जो ऑब्लिवियन मैजिक से जुड़ी होती है और उसके माइंड पर कंट्रोल लेकर उसकी पोजीशन रीसेट कर देता है। वीक होने के बावजूद वह अपनी करंट स्टेट में ऐसे मिनिमल स्पेल्स कास्ट कर सकता है। हमारा लड़का सोनिया के रूम में पहुंचता है, जो उसे एनॉयड एक्सप्रेशन के साथ देखती है। सीरियस टोन अपनाकर वह सीधे उसकी आइडेंटिटी पूछता है। पहले तो वह अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन मिन्हो उसका हाथ जोर से खींचता है, उस डिमोनिक मार्क को दिखाता है और पूछता है कि उसके पास ये क्यों है। सोनी अब भी नहीं बताती, जिस पर यह मैन उसे धमकी देता है कि अगर उसने अभी सब कुछ कन्फेस नहीं किया तो वह उसे भारी सफरिंग के साथ खत्म कर देगा। उसका यह साइड इतना फ्राइटनिंग होता है कि लड़की पूरी तरह डर जाती है और उसे उसके बॉडी से गॉडी डेमन जैसी ऑरा फील होती है। सोनी का टोन अनॉयंस से स्ट्रेट फियर में बदल जाता है और वह जी से अपने कनेक्शन के बारे में बताने लगती है कि ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसे ये टैटू लेना जरूरी था। हमारा लड़का इस वुमन से आती स्मेल को सेंस करता है। ये उसकी डबल बीफ रोस्ट सैंडविच की वजह से नहीं होती, बल्कि डीमंस की फेमिलियर सेंट होती है। डीमन रेल्म में हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जब हमारा लड़का छोटा था। राम्बी इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता था, लेकिन स्टबन रेज बेटर ने उसे इसके लिए बेवकूफ कहा। ब्रो को आखिर में लविस के साथ जाना पड़ा क्योंकि वह डर रहा था कि अगर वह अकेला गया तो क्या होगा। रानी समझ नहीं पा रहा था कि गोल क्या है और ट्रांसेंडेंट आइज वाले लोगों की कहानी बताने लगता है। जो डीमंस अपनी साइट खो देते हैं वो दो तरीकों से होता है, या तो उनकी विजन बहुत क्लियर हो जाती है या उनकी आंखें डिजेनरेट होकर बेकार हो जाती हैं। ऐसी शेडी जगह पर राम्बी अनईजी फील करता है, लेकिन लावाइस अलर्ट रहता है क्योंकि वे डेस्टिनेशन के पास होते हैं। दूर से वे एक डेड बॉडी देखते हैं जिसकी हथेली पर एक फ्लावर उग रहा होता है। सारे खतरे इग्नोर करके लाविस फूलों के और पास चला जाता है और रानी उस डेड इंसान को जेरेमी हिल्ट आइडेंटिफाई करता है। लेकिन सवाल ये होता है कि इस बॉडी पर फ्लावर्स उग ही क्यों रहे हैं। रेकलेसली लवाइस एक फ्लावर निकालता है और उसकी रूट से ब्लडी वाइन्स भी बाहर आ जाती हैं। बदबू काफी शिटी होती है। राम्बी इस प्लांट को नॉइंग फ्लावर पहचान लेता है और मिन्हो को यकीन हो जाता है कि सन से अभी वही स्मेल आ रही है जब वह उससे अपनी लाइफ बख्शने की भीख मांग रही होती है। बाहर से रानबे और उसका अंकल लाविस की हर एक्शन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमारा लड़का सीधे जीहे की टैटू शॉप पहुंचता है। पहले वह सोचता है कि कहीं फ्लावर और टैटू बस एक कोइंसिडेंस तो नहीं है। अंदर कुछ डूड्स ये समझ नहीं पा रहे होते कि जी को उनमें सॉफ्ट स्पॉट क्यों दिखता है। असल में मैटर साइंस का नहीं बल्कि ऐप का होता है। उनमें से एक कैंडी पकड़े होता है जो किसी तरह की पिल होती है। दूसरा उसे वार्न करता है कि इसे मत खा वरना सूनी जैसे डैमिंग इफेक्ट्स होंगे, लेकिन वो खुद को अलग लेवल का समझता है। अचानक उनके सामने मिन्हो आ जाता है और वही टैटूज और फेमिलियर सेंट फिर से नोटिस करता है। वह पोलाइटली पूछता है कि क्या उन सब ने जी से ही टैटू बनवाया है। ग्रुप लीडर एरोगेंट होता है और टफ बनने की एक्टिंग करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका हाथ झटक दिया जाता है और उसका फेस विल स्मिथ स्टाइल में जोर से स्लैप किया जाता है। वो ड्यूड इंस्टेंटली सो जाता है और बाकी पंक सोचने लगते हैं कि ये लड़का आखिर है कौन।
बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बस हाथ चलाना सच में गेम के प्यार में किया गया काम लगता है। मिन्हो एक को अगले ट्यूसडे तक पंच कर देता है और उसके बडीज बेवकूफी में उस पर चार्ज कर देते हैं। हमारा लड़का पंच डॉज करता है और डबल ताकत से काउंटर करता है, तीसरे को गिरा देता है। चौथा एसेलेंट वेपन निकालता है तो मिन्हो राउंडहाउस किक से डिस्टेंस बनाए रखता है और उसे भी स्मूथ तरीके से गिरा देता है। उसका बस एक सवाल होता है, जेही की लोकेशन। लेकिन तभी पहला वाला ड्यूड जिसे उसने गिराया था उठ खड़ा होता है। अब वो ह्यूमन नहीं रहता बल्कि एक अनरिकग्नाइजेबल ज़ॉम्बी बन चुका होता है जिसका बस एक गोल होता है, किल करना। मिन्हो स्टन हो जाता है। उस आदमी में वही डिमोनिक एनर्जी अब कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है। वो हमारे लड़के की तरफ दौड़ता है और उसकी मूवमेंट पैटर्न्स भी बदली हुई होती हैं, जो बताता है कि ड्रग ने उसे एनहांस किया है। बैड लक से मिन्हो फिसल जाता है और गिर पड़ता है। अब वो पूरी तरह एक्सपोज्ड होता है और भागने की कोई जगह नहीं होती। डिमोनिक ह्यूमन एक किलिंग पंच चार्ज करता है और मिन्हो को एहसास होता है कि वह सीरियस ट्रबल में है। सीन कट होकर जी की साइड पर जाता है, जो कहती है कि ऐप अभी पूरी तरह फिनिश्ड नहीं हुई है। वे लोग उस कल्प्रिट को पकड़ लेते हैं जिसने उनसे ब्लू रिबन चुराया था। वही थीफ अपनी गलती मानते हुए उसे छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन उसके सामने कुछ सबसे रूथलेस लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक पॉट से ब्लू फ्लावर्स निकालता है और मर्सी की गुहार लगाते हुए उस आदमी के ऊपर झुक जाता है। उसका एंड काफी ग्रिम होता है क्योंकि वो आदमी उन फ्लावर्स को चार्ज करता है और सीधा उसके सिर के अंदर घुसा देता है। लेकिन ये सिर्फ एक आंख होती है। विक्टिम फिर भी भीख मांगता रहता है, लेकिन वो आदमी रुकता नहीं है और दूसरी फ्लावर को भी उसकी बची हुई आंख में बेरहमी से घुसा देता है। इसके बाद वो बस चिल्लाता और तड़पता रह जाता है, अब पूरी तरह ब्लाइंड होकर। ये लोग सेकंड चांसेस में बिलीव नहीं करते और जे जैसी इंसान भी इस आदमी के आसपास रहते हुए अंदर से डर जाती है। वह चाहती है कि बिना किसी और एक्सक्यूज के सब जल्दी रैप अप हो जाए, जिससे वो खुद एक शिटी पोजीशन में फंस जाती है। बाहर आकर वो अपनी सिचुएशन पर पैनिक करती है और अपडेट के लिए लगातार कॉल करती रहती है। बेचारा लड़का ऐप पर काम कर रहा होता है और हिम्मत जुटाकर अपना फोन चेक करता है। तभी एक प्लॉट ट्विस्ट में पता चलता है कि उसे कॉल हमारे बॉय ने किया है, जिसने यहाँ के सारे लड़कों को पीट दिया था। मिन्हो सीधा पॉइंट पर आता है और सायन से जी के साथ उसके कनेक्शन के बारे में पूछता है। हमारा लड़का जानता है कि फोर आइजर जी से बात कर रहा था, जिससे सायोनन शॉक हो जाता है और मिन्हो उससे उसकी लोकेशन पूछता है। सायन को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, लेकिन मिन्हो उसे अश्योर करता है कि ये उसका पर्सनल बिजनेस है और वो उसे ढूंढना चाहता है। वो आमतौर पर टैटू शॉप पर होती है, लेकिन अभी वहां नहीं होती। अचानक हमारे बॉय को पास में एक लिंगरिंग लिटिल क्रीचर नजर आता है, जिस पर सैन उसे रोकने की गुहार लगाता है और कहता है कि जब तक वो वहां न पहुंचे तब तक और इन्वॉल्व एक ना हो। उसी वक्त कॉल ड्रॉप हो जाती है और पहले वाली कैट नॉर्मल एक्ट करने लगती है, लेकिन मिन्हो ऑलरेडी समझ चुका होता है और वो किटी के पास जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। उसे पता होता है कि ये कैट उसकी लैंग्वेज समझ सकती है और मौत जैसी एक नजर ही कन्फेशन निकलवाने के लिए काफी होती है। वो पहले ही इस क्रीचर को रैट से बैट और फिर कैट में बदलते देख चुका होता है। मिन्हो को समझ नहीं आता कि ये चीज आखिर है क्या, जब तक उसे पता नहीं चलता कि ये डीमन रेल्म की एक वॉचर है जिसे उस पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। उसका काम प्रिजनर्स को बिना नोटिस हुए वॉच करना होता है और इसी वजह से वो लविस के आसपास भी घूम रही थी। वॉचर की एनर्जी इतनी नेग्लिजिबल होती है कि हमारा लड़का सोचने लगता है कि क्या ये सच में डीमन भी है। वो उसे इतनी आसानी से स्टैंड आउट होने के लिए क्रिटिसाइज भी करता है। अब भी वो बेवकूफ कैट अपने पैरों पर खड़ी होती है। मिन्हो को लगता है कि इससे आगे बात करना पॉइंटलेस है। उसे असल इंटरेस्ट उस आवाज में होता है जो इस क्रीचर को कमांड कर रही होती है और उसे सीधे एड्रेस करती है। वो राम्बे होता है, जो इस बात से स्टन होता है कि लविस ने इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर ली है। मिन्हो उसे एक और शिटी ट्रिक यूज करने के लिए टॉन्ट करता है और उसके गोल्स के बारे में पूछता है। उसका पुराना दोस्त सिंपल खेलता है और कुछ भी शेयर नहीं करता। अनॉयड होकर मिन्हो वो सवाल पूछता है जो उसे परेशान कर रहा होता है कि क्या ह्यूमन डायमेंशन में प्रिजनर्स का मैजिक यूज करना कॉमन है। राम्बी जोर देता है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और वो जल्द ही सब समझ जाएगा। अगला टॉपिक नॉइंग फ्लावर का होता है। मिन्हो उसकी इंटेंस सेंट एक्सप्लेन करता है, वही स्मेल जो उन्होंने बैक देन फील की थी, वही फ्लावर जो डीमन रेल्म में फॉरबिडन मानी जाती है, समहाउ ह्यूमन रेल्म में अवेलेबल होती है। रानी अंदाजा लगाता है कि हाउस हिल्ट के डिमोनिक बीस्ट्स पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और यहाँ तक कि डीमन रेल्म के एडमिन्स को भी इसका पता चल चुका है। हाउस हिल्ट का नाम आते ही मिन्हो को भारी इरिटेशन होती है और वो समझ जाता है कि इसके कुछ मेंबर्स ह्यूमन वर्ल्ड में मौजूद हैं। राम भी हंसता है और बताता है कि ह्यूमन रेल्म अब वो इनोसेंट जगह नहीं रही, ये एंडलेस मैनिपुलेशन की लैंड बन चुकी है। राम भी चाहता है कि लविस अपने स्टे के दौरान सब कुछ संभाल ले, लेकिन उसकी बातें वेग होती हैं, जिससे मिन्हो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसे किस चीज का ध्यान रखना है। राम भी कॉल कट कर देता है और वॉचर की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, जिससे हमारा लड़का और अनॉयड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जे हे गुस्से में होती है क्योंकि सन ने 1000 बार कॉल करने के बाद भी फोन नहीं उठाया था। सेकंड अप्रोच अपनाते हुए वो सियोंग जुन को कॉल करती है और उसे ऑफिस लौटने
और तुरंत सायन को ढूंढने का आदेश देती है। वापस मिन्हो की तरफ वो वॉचर से ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। उसकी इन्फो यूजुअली अपडेटेड होती है और ट्रैकिंग एबिलिटीज भी एक्सीलेंट होती हैं, लेकिन वो उसे सीधे ऑर्डर देता है कि तुरंत अपनी रियल फॉर्म में लौट आए, वरना वो फोर्स यूज करेगा। डर के मारे क्यूट कैट हाथ जोड़ती है और एक क्यूट ब्लू हेड डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इतनी फ्लैशी एंट्री के बावजूद मिन्हो उसकी कमजोरी देखकर डिसअपॉइंटेड होता है। वो उसका नाम पूछता है क्योंकि उसे पता होता है कि रानी ने उसे किसी वजह से असाइन किया है। पता चलता है कि वॉचर का कोई नाम ही नहीं होता। इस पर हमारा बॉय उसे स्ट्रीट नाम देता है क्योंकि उसने उसे एक स्ट्रे की तरह उठाया था। नाम थोड़ा मकांग लगता है, लेकिन वो खुश होती है कि किसी ने आखिरकार उसे नाम दिया। इसके बाद मिन्हो उससे डिमांड करता है कि ह्यूमन रेल्म के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो सब उगल दे। इसी दौरान सायन पूरी स्पीड से मिन्हो को ढूंढने दौड़ रहा होता है, ये सोचकर कि उसका बड़ी सीरियस डेंजर में है। उसे वो वक्त याद आता है जब उसने ऐप चैलेंज अवार्ड जीता था और सिर्फ 500 जीतने पर जे और उसके लोग उस पर हंसे थे। उस दिन जिन्हें उसे पाइड किया था और किडनैप कर लिया था, उसकी खुशी छीनकर डर दे दिया था। जे के बॉस ने उसे काम रहने को कहा था क्योंकि वे बिजनेस टर्म्स पर आए थे। आखिर उन्होंने उसे 50 मिलियन कैश में देने की पेशकश की थी, बस ऐप सरेंडर करने के बदले। सायन ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया और बताया कि उसने कभी ऐप से पैसे कमाने का इरादा ही नहीं रखा था। बॉस को यह जवाब पसंद नहीं आया और उसी दिन से सायोनन की फोर्सेड स्लेवरी जी के कंट्रोल में शुरू हो गई थी। वो डरावने ख्यालों को झटक कर अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी अचानक एक लंबे आदमी से टकरा जाता है और समझ जाता है कि अब वो कुक्कड़ है। ये लोग फोर आइज को ढूंढ ही रहे थे और सायन खुद चलकर आ गया था। जे भी गुस्से से भरी आंखों के साथ वहां पहुंच जाती है। इस बार वो उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती। जे उसे फिर से किडनैप कर लेती है और उसे लाइफ भर ऐप कोड करने का आदेश देती है उनकी निगरानी में। अगर उसने कभी भागने की कोशिश की तो उन्हें पता चल जाएगा क्योंकि उनकी हर जगह आईज होती हैं। सायन के नए केज के अंदर भी एक अटेंडेंट रखा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब सब खत्म हो चुका है। जी के कुछ दोस्त ये सोचने लगते हैं कि क्या ये किड सच में डेवलपर भी है या नहीं, लेकिन बॉस को फर्क नहीं पड़ता। वो ऐप को प्रोडक्ट फैलाने के लिए यूज करना चाहता है। ऐप का नाम आई एम हियर होता है और नाम भी उन्हें शिटी ही लगता है। लॉगिन करते ही सान ऐप पर काम करने लगता है और उसका बॉस जिसकी फ्रॉम माय हीरो एकेडेमिया जैसा दिखते हुए आता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ऐप असल में ब्लू रिबन डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल पीस है। गोल ये होता है कि ऐप के जरिए बायर्स की इन्फॉर्मेशन निकाली जाए और फिर मार्केट को मैनिपुलेट किया जाए। गेम के अंदर रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग उन्हें ट्रांजैक्शंस और ज्यादा फैलाने में मदद करता है। इस तरह प्रोडक्ट बेचने का प्लान आखिरकार रियल बन जाता है। ब्लू रिबन वही कैंडी ड्रग होती है जो इंसान को रैबिड मॉन्स्टर में बदल देती है और अब इसे दुनिया पर अनलीश करने का टाइम आ जाता है। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स इस ऐप के ऑफर्स डिस्कवर करते हैं जहां हर रेफरल पर 30,000 का फ्री कैशबैक मिलता है। 3 लोग जोड़ने पर 1 लाख मिलते हैं, इसलिए बिना सवाल पूछे सारी गर्ल्स साइन अप करना चाहती हैं। डाइट पिल्स के गिव अवे से सब एक्साइटेड हो जाते हैं जिन्हें फूड इंडस्ट्री से अप्रूव्ड सेफ प्रोडक्ट बताया जाता है। बेशक ये सब झूठ होता है। शाम होते होते साइन अप्स की संख्या इनसेन लेवल तक पहुंच जाती है। जी और उसका ग्रुप जश्न मनाता है और खुश होता है, लेकिन जी अब भी कंफ्यूज्ड होती है कि वो इन्वेडर आखिर पकड़ा क्यों नहीं गया जिसने उसकी शॉप में घुसकर सब बर्बाद कर दिया था। सीसीटीवी चेक करने पर उन्हें बस एक बैट दिखता है। अपेरेंटली फुटेज में वही बैट कैमरा के सामने घूरती हुई नजर आती है। व्यू पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। बाकी सारी कैमराज रैट से ब्लॉक हो चुकी होती हैं। जी को इसमें कुछ भी समझ नहीं आता। तब उनके बॉस का सडन मैसेज आता है कि स्टॉक वाली लोकेशन पर तुरंत पहुंचो। उधर वो लोग वहां जाने में बिजी होते हैं और इधर हमारा बॉय बोर सा हो जाता है और पूछता है कि स्ट्रीट कचरे में छुपी क्यों बैठी है। पता चलता है कि स्ट्रीट का वेट बढ़ गया है और वो वहीं फंस गई है। मिन्हो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सीधे उससे इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स पूछता है जो उसने उसे सौंपे थे। क्यूट डीमन एक्साइटेड होकर बताती है कि मुश्किलों के बावजूद उसने काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकाल ली हैं। उसे याद दिलाती है वो पंक जिसे हमारे बॉय ने नॉकआउट किया था। उसके पास इसी ड्रग के कुछ सैंपल्स थे जिनसे नॉइंग फ्लावर जैसी ही स्मेल आ रही थी। ये समझना आसान हो जाता है कि ये ड्रग एवरेज ह्यूमन की एबिलिटीज को काफी एनहांस कर देती है, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि नॉइंग फ्लावर को ग्रो होने के लिए हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है। ऐसे में बिना होस्ट के इस ड्रग का एग्जिस्ट करना अजीब है क्योंकि डीमन रेल्म में भी ये फ्लावर एक्सटिंक्ट कर दिया गया था। स्ट्रीट बताती है कि प्रोडक्ट का नाम ब्लू रिबन है और ये ह्यूमंस के बीच अलग अलग फॉर्म्स में फैल रहा है, जैसे डाइट पिल्स और सप्लीमेंट्स। मिन्हो रॉ इंग्रेडिएंट्स के बारे में क्यूरियस होता है, लेकिन वो पार्ट इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल होता है क्योंकि प्रोडक्ट सीक्रेसी में मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है। इवन स्ट्रीट भी उन डिटेल्स को ट्रैक नहीं कर पाती, जिससे मिन्हो इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि अगर बस नाम ही ढूंढ पाई है तो वो अपने जॉब में बेकार है। वॉचर पैनिक में बताती है कि हर प्रोडक्ट अभी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और इसी वजह से
जो लार्ज अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी कंडेंस हो रही है उसी के ट्रेल से मैन्युफैक्चरर को ट्रेस किया जा सकता है। मिन्हो उसके सिर पर टैप करता है कि वो पहले वहां क्यों नहीं गई। स्ट्रीट बताती है कि उसने सोलो मिशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि राम्बी ने उसे लावाइस के साथ जाने का ऑर्डर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उसे हर एक बात राम्बे को रिपोर्ट करनी पड़ती है। उसे दोनों मास्टर्स के ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। मिन्हो उसे डिलेमा में डालते हुए कहता है कि अब डिसीजन लो, या तो उसे चूज करो या अपने ओरिजिनल मास्टर को। लेकिन लावाइस को चूज करने का फायदा ये होता है कि वो उसे हमेशा लोली क्रीचर बने रहने से फ्री रखेगा। डीमन का बैडास असिस्टेंट बनने का थॉट उस क्यूट इडियट को एक्साइट कर देता है। वो घुटनों पर बैठती है और अपना ब्लड और लॉयल्टी सिर्फ लविस को ऑफर करती है। लविस विंडिका की अथॉरिटी यूज करके हमारा बॉय उसे अपना ऑफिशियल और एक्सक्लूसिव सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट कर लेता है। इससे राम्बे के साथ उसका कनेक्शन ऑटोमेटिकली सेवर हो जाता है और वो फ्ली कर जाता है। अब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो चुकी होती हैं और ब्लू रिबन की मेन लोकेशन पर जाने का टाइम आ जाता है। रात में वो उस जगह पहुंचते हैं जहां सबसे ज्यादा डिमोनिक एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही होती है। मिन्हो एक बॉक्स खोलकर कंटेंट्स चेक करना चाहता है, लेकिन हर बॉक्स पर डोजन्स ऑफ चेन्स लगी होती हैं। स्ट्रेट हैंड्स यूज करते हुए माइक टाइसन जूनियर एक जोरदार पंच मारता है और चेन्स सिंगल हिट में टूट जाती हैं। कंटेनर खुलते ही एक पंजेंट स्मेल बाहर निकलती है जो दोनों डीमंस को डिस्गस्टेड फील कराती है। सिनिस्टर डिमोनिक एनर्जी बाहर सीप होने लगती है और स्ट्रीट और मिन्हो मुश्किल से खड़े रह पाते हैं। ये ड्रग के इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद एक और फ्लैशबैक आता है जहां अंकल राइकन अपने छोटे न्यूब को कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो किड को बेरहमी से पीटता है ताकि वो वीकलिंग बनकर न रह जाए। अंकल का एक डेफिनेटिव पंच उसके आर्म्स तोड़ देता है और किड सीधे क्लिफ से नीचे जा गिरता है। लावाइस गिरते हुए अपने स्टूपिड अंकल को कोसता है जो हंसते हुए उसके पीछे नीचे उतरता है। लावाइस जमीन पर जोरदार क्रैश के साथ गिरता है और अंकल सोचता है कि क्या लड़का मर चुका है। तभी दोनों की नजर एक नॉइंग फ्लावर फील्ड पर पड़ती है जो विक्टिम्स की कॉर्प्सेस से भरा होता है। यंग लवाइस उस सीन को देखता है जिसे वो कभी भूल नहीं पाता। ये ऐसा होता है जैसे लाइट और डार्कनेस अलग हो रहे हों। जो चीजें साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती वो आपस में टकराती हैं और उनके बीच नए एंटिटीज जन्म लेने लगते हैं। ह्यूमैनिटी के केव में एरा में पहला फ्लावर ह्यूमन रेल्म में ब्लूम करता है। सब उसकी यूनिक एबिलिटी देखते हैं जो डीमंस और संपर्क में आने वाले हर बीइंग को ड्रेन कर देती है। ये फ्लावर हर रेल्म के लिए डूम और डिस्ट्रक्शन का सिंबल होता है। अंकल राइकन और उसका नेफ्यू देखते हैं कि पूरा फील्ड इंसिनरेट कर दिया जाता है, उसी वजह से कि उन्होंने खुद मिलकर इसे जलाया था। हमारा बॉय अभी कंफ्यूज्ड होता है। वॉचर एक्सप्लेन करती है कि ग्रेट डीमन किंग गमाडेर जो उसके पिता हैं, उन्होंने रियल्म से हर एक फ्लावर इरेडिकेट कर दिया था। इसलिए दोनों हैरान होते हैं कि ह्यूमन रेल्म में इतनी बड़ी संख्या में ये फ्लावर्स कैसे जमा हो गए। मिन्हो अचानक ऐड करता है कि नॉइंग फ्लावर असल में ह्यूमन रेल्म से ओरिजिनेट हुआ था। यही वो रेल्म है जहां लाइट और शैडो आपस में ब्लेंड होते हैं और ह्यूमन हिस्ट्री में कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल होती है। माना जाता है कि हजारों साल पहले ह्यूमंस नियरली एक्सटिंक्ट हो गए थे। फ्लावर का दोनों रेल्म्स में एक साथ एग्जिस्ट करना ये इंप्लाई करता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। स्ट्रीट कुछ और जोड़ने ही वाली होती है, तभी अचानक कोई उन पर लाइट फ्लैश करता है। जे और उसके लोग इंट्रूडर्स से फेस करने पहुंच जाते हैं और किड्स पर पिटी करते हैं कि वो खुद चलकर डेथ ट्रैप में आ गए। जे का ग्रुप सोचता है कि यही वही गाय है जिसने उसकी शॉप ट्रैश की थी, लेकिन स्ट्रीट बताती है कि वही वो पर्सन है जिसे वो ढूंढ रहे थे। जे गुस्से में हमारे बॉय को ब्लेम करती है कि वो उसकी जगह में घुसकर सब रैक कर गया और उसे खुद नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा। मिन्हो सीधा पॉइंट पर आता है और पूछता है कि क्या वही सब मैनेज कर रही है। जी को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता, लेकिन वो कंफर्म कर देती है। मिन्हो पूछता है कि प्रोडक्ट में वो किस तरह के मटेरियल्स यूज कर रही है। जी उसकी ऑडेसिटी पर स्कॉफ करती है कि वो उनके बिजनेस सीक्रेट्स में नाक घुसा रहा है। और भले ही मिन्हो को प्रोडक्ट से खास फर्क न पड़ता हो, लेकिन उसे लगता है कि इन्हें ऐसे छोड़ना डेंजरस है। जे अपनी पॉकेट से ड्रग निकालते हुए अपने मैन को सीरियस होने को कहती है क्योंकि एक और फेलियर उन्हें यंग मू का रात दिला देगी। वो उन सबको ढेर सारे ब्लू रिबन्स देती है। क्लाउन्स की तरह वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। जे उन्हें चुप रहने को कहती है और जल्दी से खाने का आदेश देती है। चारों लूनेटिक्स पिल्स अनरैप करके निगल लेते हैं। फाइट अगली होने वाली होती है। ये जानकर मिन्हो स्ट्रीट को हाइड होने को कहता है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी। जे के मैन मॉन्स्टर्स और बजर्क बन जाते हैं और वो इशारे से उन्हें टारगेट क्रश करने को कहती है। चारों तेज स्पीड से मिन्हो पर चार्ज करते हैं और मिन्हो उन्हें नशे में चूर एरोगेंट फूल्स कहता है। ब्लडस्टोन आई यूज करके वो अश्योर करता है कि अपनी मायाज़मा से वो सबको गिरा सकता है। मिन्हो पहले टारगेट पर पंच मारता है, फिर पीछे वाले को किक करता है। वो काका शिप की तरह मूव करता है और तीसरे पर लेजर जैसी पंच मारता है, इस बार एक क्रेजी अपरकट। 3 को गिराने के बाद उसकी बैक एक्सपोज्ड हो जाती है और पीछे से उसे टैकल कर लिया जाता है। मिन्हो जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह एक्सपोज्ड। वही गाय घुटना उसके फेस पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिन्हो टाइम पर पकड़ लेता है। उसे ओवरवेल्म्ड होते देख उसकी असिस्टेंट वरीड हो जाती है और जी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तीनों ज़ॉम्बी डीमंस हर डायरेक्शन से मिन्हो पर अटैक करते हैं। एक साथ अटैक होने की वजह से फाइट बैक करना मुश्किल हो जाता है। ये लोग पहले ब्लू रिबन वालों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इन्होंने ड्रग ओवरडोज किया होता है, जिससे उन्हें
में और ज्यादा पावर मिलती है। सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हुए हमारा बॉय एक अलग स्ट्रैटेजी के लिए घूमता है। वह फटाफट उस बॉक्स के पास जाता है जहां प्रोडक्ट रखा होता है और अपना हाथ अंदर डालकर एक सच्चे पकड़ लेता है। इसके बाद मिन्हो उसी बॉक्स को क्रश कर देता है और सीधा उनके चेहरे की तरफ फेंक देता है। ड्रग की ओवरफ्लोइंग स्मेल उन अफेक्टेड आदमियों को पूरी तरह ओवरवेल्म कर देती है और उसकी बदबू खुद हमारे बॉय को भी नापसंद होती है, क्योंकि उसी स्मेल की वजह से उसकी अपनी मायास्मा पावर भी अनकंट्रोलेबली रिएक्ट करने लगती है। जब तक वो लोग संभल भी नहीं पाते, मिन्हो एक आदमी का फेस पकड़ता है और सन जिन वू स्टाइल में उसे सीधे जमीन पर पटक देता है। उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए ब्रो दूसरा हिट मारता है और उस आदमी का चेहरा कुचल देता है। तभी दूसरा बंदा उसे किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बॉय फिनेस के साथ इवेड करता है और उसकी किक पकड़कर उसे भी जमीन पर पलट देता है। पूरा बजर्क होते हुए मिन्हो अपने पैर से उस आदमी के एंकल पर जोर से दबाव डालता है और उसकी लेग चकनाचूर हो जाती है। तभी एक और ड्यूड टैकल करने आता है, लेकिन नीरो ने जैसे डांटे को डेविल मे क्राई 5 में बैकहैंड स्लैप मारा था, वैसे ही मिन्हो उसे बैकहैंड स्लैप मार देता है। इसके बाद वो उस बड़े आदमी के गिरते हुए बॉडी को पकड़ता है और उसे लिटरल सुप्लेक्स दे देता है। एब्सोल्यूट सिनेमा जी ये सब हॉरर में देखती रह जाती है और उसे यकीन ही नहीं होता कि ये आदमी अकेले ही इतने सारे एनहांस्ड ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स तरीके से गिरा रहा है। बस उसे देखते ही जी को लिटरल डेथ का डर फील होने लगता है। मिन्हो के बॉडी से डिमोनिक ऑरा बाहर निकलने लगती है, जिससे वो इंसान से ज्यादा कुछ और ही लगने लगता है। अपनी जान के डर से कांपती हुई जी सोचने लगती है कि कहीं वो किसी स्पेक्टर एंटिटी के सामने तो नहीं खड़ी है। इसी दौरान स्टेज पर यूरी ऑडियंस के सामने खड़ी होती है। अंदर रूम में उसकी माँ कांग हुनु उसे चीयर कर रही होती है और पूरा भरोसा होता है कि उसकी बेटी बिना किसी डाउट के वीनस बैलेट कंपनी ज्वाइन कर लेगी। तभी अचानक दो आदमी रूम में घुसते हैं और हुनु तुरंत अलर्ट होकर पूछती है कि वो कौन है। वो टेबल पर ब्लू रिबन से भरा एक जार रखते हैं और अंदर घुसने के लिए माफी मांगते हैं। बल्क ऑर्डर होने की वजह से वो खुद डिलीवर करने आए होते हैं। हुनु विजिबली फ्लस्टर्ड हो जाती है, लेकिन आदमी उसे अश्योर करता है कि सब कुछ वो लोग खुद हैंडल करते हैं। फिर भी वो सोचती रहती है कि कहीं ब्लू रिबन में कोई फॉल्ट तो नहीं है। यंग मू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने पहले ही अपनी बेटी को काफी मात्रा में खिला दिया है और अब सवाल पूछ रही है। युंजू तुरंत स्क्रीन की तरफ देखती है और देखती है कि उसकी बेटी ब्रोकन वैक्यूम की तरह मैलफंक्शन करने लगती है। आदमी यूरी को गिरते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि माँ ने कितनी ज्यादा खिला दी थी। अचानक यूरी का एंकल स्नैप करता है और वो मैनिकिन की तरह स्टेज पर गिर जाती है। ऑडियंस पूरी तरह डम्फाउंडेड रह जाती है। माँ चीख पड़ती है क्योंकि उसे लगा था कि ब्लू रिबन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आदमी कैमली बताते हैं कि रूल तभी काम करता है जब डोज प्रॉपर हो, और फिर उसे साफ बता देते हैं कि यूरी के लिए अब कोई होप नहीं बची है। अब उसे जिंदा रहने के लिए भी ये ड्रग चाहिए होगी, अपनी छोटी से छोटी डिजायर पूरी करने के लिए भी। पूरी जिंदगी वो इसी पर डिपेंडेंट रहेगी। होनो हिल जाती है क्योंकि उसने अपनी बेटी पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया होता है। तभी फोन रिंग करता है और यंग म्यू कॉल उठाता है। दूसरी तरफ गिंजी होती है, लेकिन वो उसे रोती हुई देखता है। फोन हमारे बॉय की तरफ बढ़ता है जो पूछता है कि क्या वही ब्लू रिबन बना रहा है। यंग मू शॉक हो जाता है और मिन्हो उसे तुरंत आने का आदेश देकर कॉल कट कर देता है। यंग मू उठता है और हुनु से जल्दी जाने की बात कहकर निकल जाता है। दूसरी तरफ ब्लू हेयर्ड लड़की हमारे बॉय से पूछती है कि लोग ड्रग्स करते ही क्यों हैं। जवाब सिंपल होता है, लोगों की स्टुपिडिटी और एरोगेंस की वजह से वो ड्रग्स की तरफ झुकते हैं, ये सोचकर कि उन्हें कभी लत नहीं लगेगी। जब जिंदगी में पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता तो वो ड्रग्स को चूज करते हैं ताकि जिंदगी थोड़ी पर्पसफुल फील हो। तभी लड़की थग्स की तरफ इशारा करती है जिनका लीडर यंग म्यू होता है। यंग म्यू तुरंत पूछता है कि मिन्हो उसे क्यों बुलाना चाहता था। हमारा गाय बात को टाल देता है और कहता है कि वो उसे देखने नहीं आया था, बस ड्रग्स के बारे में पूछना था, और उसे मियर ह्यूमन कह देता है। ये शब्द सुनते ही यंग म्यू फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो अपने पिता के साथ स्लम्स में रहता था। वो अपने पिता को और ड्रग्स के लिए जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे धक्का देता है तो पता चलता है कि उसका पिता मर चुका है। उसके पिता की पूरी जिंदगी ड्रग्स के इर्द गिर्द घूमती थी और मौत भी उसी वजह से हुई थी। लेकिन उसकी मौत यंग म्यू को सैड नहीं करती, बल्कि ड्रग विथड्रॉल की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपने पिता की डेड बॉडी को लात मारने लगता है और सोचता रहता है कि अब ड्रग्स कहां से लाए। तबीयत अचानक उसके पिता की आंखें चमकने लगती हैं और यंग मूड सोचने लगता है कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन असल में उसके नीचे से एक डेमन स्पिरिट निकलता है और पूछता है कि क्या वो अपने पिता की मौत से दुखी है। डीमन स्पिरिट उसे बताता है कि अगर वो सैडनेस का बोझ नहीं उठा पा रहा तो उसका पिता वापस आ सकता है। लेकिन यंग म्यू को राहत होती है कि उसका पिता मर चुका है और उसे बस ड्रग्स की चिंता होती है। डीमन उसके अंदर ड्रग्स की क्रेविंग देखता है और उसे एक नॉइंग फ्लावर देता है और आदेश देता है कि वो अपने पिता की डेड बॉडी को
उस फ्लावर को खिला दे। डीमन ये भी बताता है कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट दिखाने का तरीका है और इसके बाद उसे जो चाहे वो मिलेगा। वो उसे ये भी कहता है कि जो कोई नॉइंग फ्लावर को डिनाई करे या उसे धोखा दे उसे मार देना। इसके बाद डीमन स्पिरिट उसे फ्लावर देकर गायब हो जाता है। तुरंत ही यंग म्यू अपने पिता की लाश को नॉइंग फ्लावर को खिलाना शुरू कर देता है। प्रेजेंट में लौटते हुए यंग म्यू मेर ह्यूमन कहे जाने पर ऑफेंडेड हो जाता है। हमारा बॉय कामली सोचता है कि क्या यंग म्यू के पास किसी चीज पर फेथ है जिसने उसे जिंदगी में दूसरा चांस दिया हो। जब यंग म्यू वो बात बताता है तो मिन्हो पहले से ही समझ चुका होता है कि उसने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर भी हमारा बॉय आगे बढ़ता है। डीमन और यंग मू दोनों को ट्रैश कह देता है, जिससे यंग मू गुस्से से भर जाता है। वो तुरंत अपने मेन को मिन्हो पर अटैक करने का आदेश देता है। लड़की फौरन भाग जाती है और मिन्हो डिसाइड करता है कि वो इन्हें जल्दी डील करेगा। दूसरी तरफ ब्लू रिबन की सेल्स मैसिव लेवल पर पहुंच जाती हैं और इसका मतलब होता है कि पूरे देश से वीआईपी कस्टमर्स कांटेक्ट करने वाले हैं। पूरी टीम यंग म्यू की तारीफ करती है क्योंकि उसने चाइना और जापान तक रोड्स खोल दिए होते हैं। इधर ऐप का क्रिएटर लॉन्च के बाद से परेशान होता है क्योंकि उसके जरिए ड्रग्स बहुत तेजी से फैल रही होती हैं। वापस हमारे हीरो की तरफ जिंजी रोती हुई मिन्हो को अकेले ही थग्स को गिराते हुए देखती है और उसके इनह्यूमेन मूव्स से कांप जाती है। मिन्हो फिर यंग म्यू को उसे फाइट करने की चैलेंज देता है। यंग म्यू को याद आता है कि स्पिरिट ने कहा था जो नॉइंग फ्लावर को डिनाई करे या धोखा दे उसे मार देना। वो 3 ब्लू रिबन से निकालता है और अपने लॉर्ड बावर हिल्ट का नाम लेते हुए उन्हें निगल लेता है। इस तरह वो अपने डीमन लॉर्ड बावर हिल्ट के ऑर्डर्स फॉलो करता है। जैसे ही वो मिन्हो पर वार करने आगे बढ़ता है, जिंजी चिल्लाकर उसे बताती है कि ये हीरो कोई ऑर्डिनरी हाई स्कूलर नहीं लगता, बल्कि उन लोगों जैसा लगता है जिनके साथ यंग म्यू ने नया ड्रग बनाया था। न्यू ड्रग का नाम सुनते ही मिन्हो चौंक जाता है और पर्पल हेयर्ड गाय इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर पंच चला देता है, लेकिन उससे एक पल पहले ही हीरो इसे सेंस कर लेता है और उसका हाथ झटक देता है। बिना समय गंवाए रेड हेड बास्टर्ड पंचेस की बारात शुरू कर देता है और उसकी क्रेजी स्पीड देखकर हमारा बॉय भी शॉक्ड रह जाता है। वहीं यंग भी अपनी स्ट्रेंथ देखकर खुद हैरान हो जाता है। वो मिन्हो से पूछता है कि क्या उसे भी अपने गॉड से ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका लॉर्ड सिर्फ उसका हो। इसी पल मिन्हो समझ जाता है कि नॉइंग फ्लावर और यंग मू से आती गंदी स्मेल के पीछे की असली वजह क्या है और पूछता है कि जिस गॉड पर वो भरोसा करता है क्या वो बावर हिल्ट है। अपने लॉर्ड का नाम सुनते ही यंग म्यू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहां हमारा बॉय उसे मॉक करता है कि इतनी सारी चीजों में से वो उस पथेटिक डीमन पर बिलीव कर रहा है जैसे उसके पास मानने के लिए कुछ और बचा ही नहीं हो। ये बात यंग म्यू को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो मिन्हो पर चिल्लाने लगता है कि उसने उसके गॉड का अपमान किया है जिसने उस पर दया दिखाई थी। लिमिट्स टेस्ट करते हुए हीरो फिर से यंग मू और बावर हिल्ट दोनों का मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि वो डायमन कितना पिटीफुल और रिचर्ड रहा होगा जो भागते हुए और छुपते हुए इस आदमी तक आया। यहीं पर यंग मू का गुस्सा पीक पर पहुंच जाता है और वो तेज स्पीड के साथ हमारे बॉय पर पंचेस की बारिश कर देता है, चिल्लाते हुए कि उसके लॉर्ड को ट्रैश की तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई। यंग मू के पावरफुल अटैक से खुद को डिफेंड करते हुए मिन्हो सोचता है कि बावर हिल्ट ने अपना नाम कैसे बनाया। उसे याद आता है वो फाइट जब उसने बावर के सारे आदमियों को स्लॉटर कर दिया था, लेकिन बावर कावर्ड की तरह वहां से भाग निकला था। हीरो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो लोनली कावर्ड यहाँ रॉयल्टी की तरह ट्रीट हो रहा है, इसीलिए वो यंग म्यू से पूछता है कि उसका लॉर्ड आखिर छुपा कहाँ है। जब मिन्हो फिर भी बावर का अपमान करना बंद नहीं करता तो यंग म्यू अपनी बॉडी से और भी तेज स्टेंच छोड़ता है और हीरो को मारने के लिए और पावर यूज करता है। वो मिन्हो को बालों से पकड़ता है और लगातार ब्रूटल पंचेस मारता रहता है, ये कहते हुए कि ब्लू रिबन और बावर हिल्ट दोनों सिर्फ उसी के हैं। यहीं प्रोटैगनिस्ट को समझ आता है कि यंग म्यू डीमोनिक एनर्जी की वजह से अपना दिमाग खो चुका है और अब वो सच में उसे मार देगा। दूसरी तरफ स्ट्रीट ये सब देखकर डर जाती है क्योंकि मिन्हो इस वक्त एक ह्यूमन बॉडी में है। डीमन रेल्म में होता तो वो आसानी से अपनी एबिलिटीज यूज कर सकता था। डीमन रेल्म में वैन भी ये देखता है कि यंग मू पूरी तरह कंट्रोल खो रहा है और कहता है कि नॉइंग फ्लावर का टेस्ट सब्जेक्ट अब पूरी तरह फ्यूज हो चुका है। उसे साफ दिखता है कि मिन्हो ह्यूमन बॉडी में होने की वजह से बिना डिमोनिक ब्लड स्टोन के उसे सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जब वो कहता है कि लविस की सोल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो सकती है तो पास खड़ा स्लाई डीमन वानी उससे पूछता है कि क्या उसे पता है लविस को सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है। मजाक में ये कहने पर कि लविस का टेम्पर इतना खराब है कि वो हर चीज से नफरत करता है, उसका अंकल बताता है कि असल में उसे गंदगी से सबसे ज्यादा नफरत है क्योंकि उसे मायोफोबिया है, यानी डर्टी चीजों का डर। बस तभी हीरो यंग म्यू की पंच पकड़ लेता है क्योंकि वो उस गंदी बदबू को और टॉलरेट नहीं कर पाता और उसे दूर फेंक देता है। मिन्हो को फील होता है जैसे उसकी पुरानी स्ट्रेंथ वापस आ रही हो। इसी के साथ वो अपनी ग्रेट एनर्जी यूज करता है और फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए यंग म्यू की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही मिन्हो एक पंच मारता है, यंग म्यू यकीन नहीं कर पाता कि कोई ह्यूमन इतनी पावर रख सकता है। मिन्हो के अंदर का डीमन जब खुद को ह्यूमन कहलाते सुनता है तो वो इतना जोरदार पंच मारता है कि यंग म्यू उड़ते हुए पीछे जा गिरता है, उसकी नाक टूट चुकी होती है। प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ देखकर शॉक में यंग म्यू उससे पूछता है कि वो आखिर है क्या।
लेकिन मिन्हो उस बदबू से पागल हो चुका होता है और वो एक और पंच मार देता है। इवन वैनबी भी मिन्हो के अंदर अचानक आई एनर्जी सर्च को समझ नहीं पाता। तभी दूसरा डीमन एक्सप्लेन करता है कि हीरो को उस बदबू से हेडेक ट्रिगर हुआ है क्योंकि वो गंदगी सहन नहीं कर सकता। इसी वजह से उसकी मायोफोबिया ने उसे अवेकन कर दिया और वो अपनी ओरिजिनल पावर का एक हिस्सा यूज कर पा रहा है। वानी ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लड स्टोन के साथ भी किसी सिनर की बॉडी डीमन रेल्म की पूरी पावर यूज नहीं कर सकती। इस पर दूसरा डीमन गर्व से कहता है कि लवाइस कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है, बल्कि वो उसी पर गया है। पंच लॉन्च करने के बाद मिन्हो यंग म्यू से कहता है कि वो खुद को लकी समझे क्योंकि इस बॉडी में वो किसी को मर्डर नहीं कर सकता। लेकिन यंग म्यू ये मानने को तैयार नहीं होता कि बावर की ब्लेसिंग पाने के बाद भी वो हार सकता है। इसलिए वो और ब्लू रिबन निगलने की कोशिश करता है। उसे मरने से रोकने के लिए हीरो उसे रुकने को कहता है और इतना पावरफुल पंच मारता है कि उसकी जॉ टूट जाती है और उसका सिर दीवार में धंस जाता है। आखिर में मिन्हो अपनी नाक ढक लेता है क्योंकि बदबू फेड होने लगती है। सैन अपने ऐप के डेटा को घूर कर देखता है। उसे एहसास होता है कि ये वो नहीं था जो वो इस ऐप से अचीव करना चाहता था। प्रेस्टीज स्कूल की बंद दीवारों में रहने वाले लोग रोज किसी को पसंद करने, किसी से नफरत करने या फेक क्लोजनेस दिखाने का नाटक करते रहते हैं। वो चाहता था कि लोग जेन्युइन रिलेशनशिप्स ढूंढें बिना किसी फॉल्सनेस के, लेकिन उसका प्यारा ऐप ड्रग्स फैलाने के लिए यूज हो रहा है। सन एक गहरी सांस लेता है और कंप्यूटर पर तेजी से काम करने लगता है। बाहर लोग अपने ऐप्स में चेंजेस नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि ये एरर है या वायरस। सान बाहर की ममर सुनता है, डोर अंदर से लॉक कर देता है और ऐप डिलीट करने के बटन्स प्रेस करने लगता है। थग समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है और ग्लास विंडो पर बैंग करने लगते हैं, उसके चेहरे पर चिल्लाते हुए कि दरवाजा खोलो वरना बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। सान कंप्यूटर पर काम करता रहता है ऐप को परमानेंटली डिलीट करने की कोशिश में। इसी दौरान उसकी नजर एक टाइनी वार्निंग बटन पर पड़ती है। तभी जोरदार क्रैश होता है और थग्स रूम में घुस आते हैं। मेन गाय उसके चेहरे पर पंच मारता है और पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसका कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा आदमी लोडिंग टैब चेक करता है और समझ जाता है कि सायन क्या करने की कोशिश कर रहा है। लड़का ऐप डिलीट कर रहा होता है और अगर यंग म्यू को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। हिम्मत जुटाकर सैन मेन गाय को चोट पहुंचाता है और फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ दौड़ता है, चिल्लाते हुए कि ये उसका ऐप है और वही इसे डिस्ट्रॉय करेगा। स्मोक की वजह से थग्स खांसने लगते हैं। सैन लोडिंग टैब देखता है और नोटिस करता है कि प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अचानक एक बास्टर्ड उसे जमीन पर दबा लेता है। वो अपने गूंज पर चिल्लाता है कि किसी को बांधने को कहो और सैन का गला दबाने लगता है। सैन की आंखों से पानी आने लगता है और उसे एहसास होता है कि आखिर में वो बस इतना ही कर सकता था। स्मोक के पीछे से एक सिर दिखाई देता है और अगले ही पल उस पर एक रेड ग्लोइंग आई चमकती है। मिन्हो उस थग से पूछता है कि वो उसके सर्वेंट के साथ क्या कर रहा है और उसके चेहरे पर पंच मार देता है। पहले आदमी को पीटने के बाद वो बाकी बास्टर्ड्स को भी तहस नहस कर देता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि उसके एकमात्र अटेंडेंट पर हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि वो मर भी जाए तब भी किसी को उसकी चीज को छूने नहीं देगा। सान खांसते हुए उठ बैठता है। उसे वो बात याद आती है जो उसने बहुत पहले मिन्हो को ऐप दिखाते वक्त कही थी। उसने उसे इसका पर्पस बताया था और वो आइकॉन भी दिखाया था जो खास तौर पर उसी के लिए डिजाइन किया गया था। तब मिन्हो को फिर से बुलीज उठा ले गए थे। उसे नहीं पता था वो कहाँ है, किस हालत में है। सान ने उसी वक्त नोट्स बना लिए थे ताकि कुछ किया जा सके। उसने एक अलर्ट बटन बनाया था जो सामने वाले की लोकेशन दिखा सके ताकि उसके जैसे दोस्त साथ और सेफ रह सकें। उसने प्रॉमिस किया था कि वो कभी मिन्हो को हर्ट नहीं होने देगा। पुराना मिन्हो उसका थैंक्स करता है और प्रॉमिस करता है कि वो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करेगा। करंट मिन्हो उसे ग्लोइंग वार्निंग बटन दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर ये भेजा था। सान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो सिग्नल समझने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वे बिल्डिंग के बाहर चलते हैं जहां स्ट्रीट जी को हैंडल कर रही होती है। एक ही पल में जी खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। मिन्हो डीमन फॉलोअर से कहता है कि ठीक है, क्योंकि उनके पास मौजूद नॉइंग फ्लावर्स पहले ही वैनिश हो चुके हैं। साइड में योंजू फायर डिपार्टमेंट को अलर्ट करती है, आग के लिए कॉल करती है और नोटिस करती है कि मोंगू के बॉडी से डार्क एनर्जी निकल रही है जो पेड़ के नीचे अनकॉन्शियस पड़ा होता है। गली में वापस सैन डीमन गर्ल को नोटिस करता है जो लगातार मिन्हो का पीछा कर रही होती है। वहीं हमारा बॉयज अपने थॉट्स में खोया रहता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो बास्टर्ड रैनबे और उसका अंकल उसे यूज कर रहे हैं। घर पहुंचकर सान मिन्हो की हालत को लेकर वरीड होता है और उसे कम से कम हॉस्पिटल जाने की सलाह देता है। लेकिन हमारा बॉय पूरा टैंक है, उसे किसी पैचअप की जरूरत नहीं होती। फोर आइज इस बात से बहुत खुश होता है कि उसका बडी आ गया, भले ही उसने SOS बस यूं ही टैप किया था। बेसिकली उसे लगता है कि मिन्हो सिग्नल की वजह से आया है, जबकि असल में ये बंदा बस वहां से गुजर रहा था। मिन्हो की असिस्टेंट उसे चुप कराती है और धीरे से कहती है कि इसे कोइंसिडेंस कहना समझदारी नहीं है। चलो जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या था। मिन्हो जी को उस हाइडआउट तक ले जा रहा था। फ्रस्ट्रेशन में जी सोचती है कि वो इतना आगे सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि मार्क जिंगरबर्गर उसका दोस्त है। फनी पार्ट ये होता है कि मिन्हो को तो ये तक पता नहीं था कि सायन को जीहे के ग्रुप ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि वो स्कूल क्यों नहीं आया था। जी पूरी तरह बैफल्ड रहती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये लड़का इतनी हद तक क्यों जा रहा है जब वो सेविंग को भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा। उसी वक्त मिन्हो को SOS
सिग्नल रिंग करता हुआ दिखाई देता है। प्रेजेंट में लौटते हुए स्ट्रीट नहीं चाहती कि उसका मास्टर इसे कोइंसिडेंस बोले, क्योंकि ये उसके दोस्त के साथ रिलेशन के लिए गलत मूव होगा। आखिर मिन्हो को यहाँ कुछ वक्त तक रहना है और उसे फ्रेंड्स बनाने की जरूरत है। वो किड उसे रोल मॉडल तक मानता है और खुद को ब्लेस्ड महसूस करता है कि वो उसे बचाने आया। सान बोल पड़ता है और पूछता है कि ये ब्लू हेयर्ड लड़की कौन है। मिन्हो कैजुअली बता देता है कि वो बस उसकी सबॉर्डिनेट है, जिससे उसका दोस्त शॉक हो जाता है। क्यूरियस होकर सान सवाल करता है, क्योंकि मिन्हो अचानक बदल गया है और अब उसके पास एक वियर्ड फ्रेंड भी है। अंदर ही अंदर सैन वर्स्ट फियर कर रहा होता है कि कहीं उसका दोस्त किसी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ गया। वो नहीं चाहता कि मिन्हो खतरनाक लोगों से घिरा रहे। इधर मिन्हो समझ जाता है कि वो हमेशा अपनी अटेंडेंट के लिए बहाने नहीं बना सकता, इसलिए वो साइंस की बात से एग्री करता है और सीधा बम गिराता है कि वो ग्रेट डीमन किंग का बेटा है। ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स उस किड के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि उसने अभी क्या सुना। तभी अचानक उसकी गोद में बैठी एक कैट उसे डरा देती है। एक्सप्लेन करते करते थक चुका मिन्हो बात अपनी अटेंडेंट पर छोड़ देता है और तभी वो कैट बोलने लगते हैं, जिससे बेचारा स्टूडेंट बुरी तरह डर जाता है। इतना सब संभालना उसके बस का नहीं होता और सैन शॉक में फेंट हो जाता है। उधर बजट चिसाकी का ह्यूमिलिएशन सेशन खत्म हो चुका होता है और अब उसे अफसोस हो रहा होता है कि वो अपने टारगेट को पहले क्यों नहीं मार पाया। एक फिगर उस कार के पास आता है जहां उसे रखा गया था और एक पुलिस ऑफिसर को तुरंत सुला देता है। वो यंग म्यू की हालत पर पिटी करता है, जो अपनी गलती की वजह से अपने मास्टर के सामने फट पड़ा था। लॉर्ड बावर उसकी एक नहीं सुनता और उसे किसी और जगह प्रॉपर कॉन्वर्सेशन के लिए ले जाने का इरादा करता है। इसी दौरान आसपास के पुलिस ऑफिसर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स के कंप्लीट टेकडाउन की रिपोर्ट्स मिलती हैं। सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि जो ड्रग्स मिली हैं वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से अप्रूव्ड भी थीं। बच्चों तक इतने डेंजरस ड्रग्स अब्सर्ड क्वांटिटी में पहुंचाना बेहद अलार्मिंग होता है। लेकिन जब फीमेल ऑफिसर मुड़ती है तो उसे डिटेक्टिव चा जमीन पर पड़ा दिखता है। वो भागकर उसके पास जाती है और कार के अंदर चेक करती है और शॉक में पता चलता है कि कैप्टिव एस्केप हो चुका है। दूसरी जगह लॉर्ड बावर अपने फेलियर चाइल्ड को लाता है। यंग म्यू सेकंड चांस की भीख मांगता है, ये मानते हुए कि अगर उसे और ड्रग मिल जाए तो वो अपने टारगेट को जरूर मार सकता है। उसका मास्टर उसका मजाक उड़ाता है कि उसने उन फ्लावर्स की वैल्यू नहीं समझी जिन्हें उसने जला दिया। लॉर्ड बावर ने उन फ्लावर्स के लिए इंसानों को होस्ट बनाने में बहुत मेहनत की थी। उसे अपने सर्वेंट्स की यूजलेसनेस से भी निराशा होती है, जिन्होंने उसके फ्लावर्स बर्बाद कर दिए। यंग म्यू फिर से मौका मांगता है, कार्मा के साथ काम पूरा करने का प्रॉमिस करता है। बावर एक फ्लावर सीधा उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे वो दर्द में चीख उठता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है क्योंकि उसका मास्टर उन्हें ब्लड में स्वॉन ओथ याद दिलाता है। अब लॉयल्टी साबित करने का एक ही तरीका बचता है, फ्लावर्स के जरिए। लेकिन यंग म्यू इतना चिल्ला रहा होता है कि बावर की बात सुन ही नहीं पाता। अब देखते हैं जी क्या कर रही है। वो कॉइन वॉलेट चुराकर भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे वॉलेट मिलता नहीं और वो एक ऐसे लूनेटिक से टकरा जाती है जिसने ड्रग ले रखी होती है। जी हैरान रहती है कि ये सब उसके साथ फिर क्यों हो रहा है, लेकिन ये फेयर भी लगता है क्योंकि उसने खुद इंसानों की टॉर्चर अलाउ की थी। वो आदमी मुश्किल से बोल पा रहा होता है, जिससे जी सोचती है कि उसने कितनी ज्यादा डोसेज ली है। दाईं तरफ देखती है तो उसे एक यूजेबल वेपन दिखता है, लेकिन उसकी एरोगेंस सेकंडों में खत्म हो जाती है जब वो आदमी ब्लेड सीधा उसकी साइड में घुसा देता है। जे दर्द में गिर जाती है, कुछ भी करने लायक नहीं रहती, जबकि पागलपन में डूबा वो आदमी बस और ब्लू रिबन मांगता रहता है। वो मैनिक एपिसोड में बेकाबू हो जाता है और जे खुद को संभालती है, ये समझते हुए कि उसे काफी जोर से लगा है। जो लड़की दूसरों को टॉर्चर करके मजा लेती थी, अब वही डर के मारे आंसू बहा रही होती है। ये सोचकर कि क्या उसका एंड ऐसे ही होगा, तभी उस आदमी के साथ कुछ होने लगता है। शैडो डेमोनिक एनर्जी निकलती है और उसके बॉडी से रंबी मैनिफेस्ट हो जाता है, ये सोचते हुए कि लवाइस इसे और ज्यादा हेट करेगा। जी उसे पहचान नहीं पाती और मदद की भीख मांगती रहती है, लेकिन रैनबी कोल्डली कहता है कि उसे अपना फेट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हेल में जे जिंदगी के किनारे खड़ी कंफ्यूज्ड होती है, जबकि वो उसे अश्योर करता है कि वो उसका बॉडी वेस्ट नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होता है और अंकल बार्किन को डीमन क्वीन आनियस समन करती है। लेडी आनियस तुरंत कंप्लेन करती है कि उसने उसके किडो के साथ प्रैंक प्लॉट किया, जिसे ह्यूमन वर्ल्ड भेजा गया है। लॉर्ड बार्किन बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और उसे इतना वरी करना बंद कर देना चाहिए। उसका भाई बताता है कि उसने लाविस को भेजने से पहले उसके बॉडी में ब्लड डीमन स्टोन फिट कर दी थी। ये सुनकर क्वीन और ज्यादा फ्रीक आउट हो जाती है और अपने भाई को डांटने लगती है। बार्किन पलटकर कहता है कि एक बार अपने बच्चे पर ट्रस्ट करो, उसे हर वक्त हवर मत करो। अनियस बताती है कि उसे दुनिया की इंस्टेबिलिटी की चिंता है। अगर ये रूमर फैल गया कि डीमन थ्रोन का सोल एयर ह्यूमन वर्ल्ड में अकेला है
तो पूरी दुनिया केओस में चली जाएगी। लेकिन अंकल बार्किन बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं होता, बल्कि ब्रैग करता है कि लड़का उसी पर गया है और उसकी कॉम्बैट एबिलिटी आसपास किसी से कम नहीं है। क्वीन फिर से गुस्से में आकर उसके सिर पर जोर से मार देती है और साफ दिखता है कि वो उसकी नॉनसेंस से तंग आ चुकी है। अपनी सिस्टर से अनॉयड होकर लॉर्ड राम्बी से कहता है कि वो हर किताब पढ़े और बड़ी बहनों से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढे। राम्बी दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन रॉयल सिबलिंग्स की लड़ाई और ज्यादा बिगड़ जाती है। सीन वापस अर्थ पर आता है जहां लावाइस चिल कर रहा होता है। सैन उससे पूछता है कि क्या वो सच में एक्चुअल डीमन है। जब लावेस कैजुअली एडमिट करता है तो बेचारा लड़का डरने लगता है कि मरने के बाद वो सीधे हेल चला जाएगा। लेकिन लावाइस कहता है कि ये अर्थ खुद एक लिविंग हेल है और जब वो उसे डीमन वर्ल्ड ले जाएगा तो वहां कोई उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वो खुद को डीमन थ्रोन का सोल सक्सेसर डिक्लेयर करता है। ये सुनकर सैन और ज्यादा डर जाता है और डेस्परेट होकर बार्गेन करने लगता है कि उसे वहां कभी न ले जाया जाए। लविस वापसी के बारे में सोचते हुए राम्बे को याद करता है और उसकी आंखों से लॉलीपॉप बनाने की इमेजिनेशन में खो जाता है और साफ दिखता है कि वो इस थॉट को जरूरत से ज्यादा एंजॉय कर रहा है। जब सायन आखिरकार डीमंस वाली सारी बकवास प्रोसेस कर लेता है तो वो सवाल करता है कि असली मिन्हो का क्या हुआ होगा। स्ट्रीट बताती है कि मिन्हो वैसे भी मरने वाला था और डीमंस को सिर्फ ऐसे वेसल्स यूज करने की परमिशन होती है जो दूसरे डीमंस को पनिश करने के लिए प्रिजन सेल्स की तरह होते हैं। ये सुनकर बेचारा लड़का एंग्शियस हो जाता है और खुद को गिल्टी मानने लगता है कि तब वो एक दोस्त की तरह कुछ भी नहीं कर पाया। लवाइस ये नोटिस करता है और पूछता है कि वो अचानक इतना सैड क्यों लग रहा है। फिर एक बार फिर कहता है कि बस उसे इस दुनिया में कुछ और दशकों तक होल्ड करना है, उसके बाद वो दोनों साथ डीमन वर्ल्ड जाएंगे। सान समझ जाता है कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले उसे डीमन रेल्म की ट्रिप पर तो घसीटा ही जाएगा। जब लविस स्ट्रीट से कहता है कि डीमन वर्ल्ड कितना मैग्निफिसेंट है ये एक्सप्लेन करे तो वो सीधा झूठ बना देती है और बताती है कि वहां हर जगह खून और ह्यूमन फ्लैश की स्मेल होती है। ये सुनते ही गरीब ब्रैट प्योर टेरर में चीखने लगता है। डीमन प्रिंस अपनी नई मिनियन को वार्न करता है कि उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन होम लौटते वक्त लविस को अपनी पूरी बॉडी में तेज दर्द फील होता है और माइग्रेन जैसी पेन क्रीप करने लगती है। वो सोचता है कि कहीं ये ब्लड स्टोन की पावर ओवरयूज करने की वजह से तो नहीं है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है मिनाहा उसे बर्थडे पार्टी से सरप्राइज कर देती है। केक के साथ जो उसने और उनकी माँ ने मिलकर उसके लिए बेक किया होता है वो उसे सेल्फी के लिए खींचती है। लेकिन डीमन प्रिंस को बर्थडे से कोई मतलब नहीं होता और वो अपनी सिस्टर के फेस पर लगी बैंडेज के बारे में पूछता है, जिस पर वो कैजुअली ब्लफ करती है कि कुछ नहीं है। वो कहती है कि कुछ किड्स एक ग्रैनी को बुली कर रहे थे, उसे बचाते वक्त बस चोट लग गई। लावाइस को ये ऑडली इंट्रीगिंग और अम्यूजिंग लगता है कि वो खुद इतनी फ्रेल होते हुए भी दूसरों की मदद करने गई। मिया केक का एक स्पून उठाती है और जबरदस्ती अपने भाई के मुंह में डाल देती है। डीमन स्वीटनेस को रेजिस्ट नहीं कर पाता और इंस्टेंटली उस टेस्ट से प्यार कर बैठता है। तब उनका स्टेपडैडी घर में घुसता है चिल्लाते हुए कि मेरल इलेक्शन की कैंडिडेट स्पीच के दौरान उस पर अंडे फेंके गए। वो रैंट करता है कि वो सबका मैसेकर करना चाहता है और गुस्से में अपने अटेंडेंट के फेस पर जोरदार पंच मार देता है। जब उसकी वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती है तो अगली स्टेपडैडी जुंग ताइशिक उसकी तरफ भी झपटता है, उसे पंच मारता है और धक्का दे देता है। मिया अपनी माँ को बचाने आगे आती है, लेकिन डैड यहीं नहीं रुकता बल्कि अपना गुस्सा केक पर निकालता है। वो चिल्लाता है कि उस पर अंडे फेंके जा रहे हैं और इधर उसका परिवार उन्हीं अंडों से केक बना रहा है। वो मीना को धक्का देता है और केक को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। बच्चों की माँ डेस्परेटली ताइशिक को रोकने की कोशिश करती है और याद दिलाती है कि आज मिन्हो का बर्थडे है, लेकिन स्टेप डैड झल्लाकर कहता है कि आज किसी भी बर्थडे को वो अप्रूव नहीं करता। वो अपने बेटे को गुस्से से घूरता है और वहां से स्टॉर्म आउट कर जाता है। लावाइस हालांकि अपना केक टूटते देख अंदर से जल रहा होता है। मिन्हो के स्टेप डैडी के लिए उसका ओपिनियन पूरी तरह बदल जाता है और वो उस आदमी को चिलिंग डेथ स्टेयर से घूरता है। उस शाम टेसिक अपने ऑफिस में चिल्ला रहा होता है क्योंकि वी युंगमू नाम का कोई बंदा अब तक उसका पैसा नहीं चुका पाया होता है। ग्रीडी डैडी के पास कैश कम पड़ रहा होता है जिसकी उसे असेंबलीमैन पार्क के साथ फोटो लेने के लिए जरूरत होती है ताकि वो खुद को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज कर सके। जैसे ही उसका गुस्सा पीक पर पहुंचता है उसका बटलर दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि उसकी बेटी एक ओल्ड लेडी की मदद करने के लिए वायरल हो गई है जिसे कुछ किड्स बुली कर रहे थे। बटलर उसे एक प्लान बताता है कि कैसे वो पब्लिकली स्टेप डॉटर के साथ रिलेशन रिवील करके गारंटीड वोट सिक्योर कर सकता है। अगली स्टेप डैडी चौड़ी ग्रिन के साथ अपनी बेटी को गोल्डन गूस की तरह यूज करने की प्लानिंग शुरू कर देता है ताकि अपनी ग्रीडी डिजायर्स पूरी कर सके। मिन्हा की न्यूज वाइल्डफायर की तरह फैलती है और ये नॉक्स की सीईओ हन योंगजू तक भी पहुंच जाती है। योंगजू अपनी बेटी यूनी और बेटे हान सोया को बुलाती है। मिन्हा की फोटो दिखाते हुए खुलेआम उसकी ब्यूटी की तारीफ करती है। ग्रीड की फॉर्मर विच मारा कामली बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि यही लड़की उसकी नई वेसल बनेगी क्योंकि उसकी करंट बॉडी अब बहुत ओल्ड दिखने लगी है। विच ऑफ ग्रीड इसे अपना लकी डे मानती है और कन्विंस हो जाती है कि उसे अपनी जरूरतों के लिए परफेक्ट बॉडी मिल गई है। उसके बच्चे हालांकि इस आइडिया से
खास एक्साइटेड नहीं होते। सोया रिलक्टेंटली कहता है कि मिन्हा एक प्रिटी डॉल जैसी लगती है। इधर मिन्हा का फादर अपनी बेटी की इमेज को कैश में बदल रहा होता है और अप्रूवल रेटिंग्स में टॉप स्पॉट क्लेम कर लेता है। वो बटलर को ऑर्डर देता है कि उसी रात स्टेप डॉटर का एक और वीडियो शेड्यूल किया जाए ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बनी रहे। ताइशिक खुद से स्मर्क करता है, कभी इमेजिन भी नहीं करता कि उसकी गुड फॉर नथिंग फैमिली उसे इतना फायदा पहुंचा सकती है। वो बटलर को कहता है कि बेटी से जुड़ी हर ऐसी चीज निकालो जिसे मोनेटाइज किया जा सके, चैरिटी अपीयरेंसेस और पब्लिक वॉलंटियरिंग जैसे आइडियाज पुश करते हुए, ताकि हर पॉसिबल बेनिफिट निकाला जा सके। तब टीसिक को बताया जाता है कि नॉक्स की सीईओ ने डायरेक्ट अप्रोच किया है। ये सुनते ही ग्रीडी बैस्टर्ड की आंखें और चमक उठती हैं। स्टोरी फिर सैन पर शिफ्ट होती है, जो आर्ग्यू करता है कि उसे पता ही नहीं था कि मिन्हो का स्टेपफादर मेयर सीट के लिए लड़ रहा है। लवाइस उससे पूछता है कि क्या वो मिन्हो की फैमिली को सच में अच्छी तरह जानता है। सायोन एक्सप्लेन करता है कि मिन्हो अपनी पर्सनल लाइफ पर कम ही बात करता था, लेकिन एक चीज पक्की थी, वो अपनी सिस्टर के बहुत क्लोज था। जब वो बताता है कि मिन्हो उसे कितनी गहराई से चेरिश करता था, तो लवाइस के अंदर कुछ क्लिक करता है। उसे याद आता है कि उसके ग्रेट अंकल ने एक बार कहा था कि अपने लव्ड वंस को वैसे ही चेरिश करना चाहिए जैसे वो रैन और खुद को करता है। तब स्ट्रीट किटी फॉर्म में दीवार के एक होल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हाफ वे फंस जाती है। पता चलता है कि फूडी इतने खाने में ऑब्सेस्ड हो चुकी है कि उसका पेट बहुत ज्यादा फूल गया है। लावाइस उससे पूछता है कि रानी ने क्या कहा। वो कैजुअली जवाब देती है कि राम्बी वहां था ही नहीं, बस एक नोट छोड़ गया है। लावाइस नोट खोलकर पढ़ता है और उसमें रंबे उसे अनोइंगली स्मग तरीके से प्रेज कर रहा होता है। इतना ही नहीं, नर्ड डीमन प्रिंस को टास्क असाइन करता है कि वो लॉर्ड बावर हिल्ट का ख्याल रखे। ये पढ़ते ही लविस भड़क उठता है और चिल्लाने लगता है कि वो बावर पर हाथ डालने से पहले ही उस नर्ड को मार देगा। सैन उसे स्नैप आउट कराता है, ये कहते हुए कि उसका ग्रीडी डैडी इसी रफ्तार से मेयर बनता जा रहा है। लवाइस को यकीन नहीं होता कि ऐसा इंसान मेयर बन सकता है और उसे सोचते ही वो आदमी उसे सिनारू जैसा लगने लगता है। वो स्ट्रीट से पूछता है कि क्या ये स्टेप डैडी कोई सिनेरू है जो इस ह्यूमन हेल में उतरा है। सन पूछता है कि सिनेरू क्या होता है और उसे बताया जाता है कि ये डीमन रेल्म के इनफेमस ग्लटनस डीमंस होते हैं। इन्हें लगभग सारे डीमंस हेट करते हैं क्योंकि ये कभी खाना बंद नहीं करते, चाहे कितना भी खा लें। स्ट्रीट तुरंत ऑब्जेक्ट करती है और कहती है कि ताइशिक तो आखिरकार एक मियर ह्यूमन ही है। हमारा गाय स्ट्रीट का मजाक उड़ाता है और उसे अपनी ईटिंग स्प्री रोकने को कहता है। वॉर्न करता है कि अगर वो ऐसे ही खाती रही तो जल्दी ही खुद ग्लटनस डीमन बन जाएगी। उस रात जब लावाइस घर लौटता है तो उसे नॉक्स की सीईओ हान योंगजू पहले से वहां मिलती है। वो उसकी सिस्टर को नॉक्स एंटरटेनमेंट ग्रुप जेरा में रिक्रूट करने आई होती है। वो बताती है कि वो मिन्हा को ग्रुप के लिए डांसिंग सेंटर के तौर पर अपने अंडर काम करवाना चाहती है। उनकी मां ऑब्जेक्ट करती है, कहती है कि उसकी बेटी ने कभी सेलिब्रिटी बनने की इच्छा नहीं जताई, लेकिन ताइशिक तुरंत उसे कट ऑफ कर देता है, ये कहते हुए कि सीईओ के सामने बोलने की हिम्मत कैसे की। वो अपनी वाइफ की तरफ से माफी मांगता है और बात को हल्के में टालते हुए कहता है कि वो थोड़ी ज्यादा कंजर्वेटिव है। योंगजू सॉफ्टली उनकी मदर को कंफर्ट करती है और अश्योर करती है कि प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे ताकि मिन्हा अपनी स्टडीज के साथ साथ नॉक्स में अपनी एक्टिविटीज बैलेंस कर सके। वो इसे वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह पेश करती है। वो आगे समझाती है कि अब टाइम्स बदल चुके हैं और आजकल सेलिब्रिटीज आसानी से अपने करियर के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे ये सब बिल्कुल रीजनेबल और सेफ लगता है। जैसे ही स्टेप डैडी डॉक्यूमेंट साइन करके अपनी बेटी को प्रैक्टिकली सेल करने ही वाला होता है, मिन्हो अंदर से अनईजी और एंग्शियस फील करने लगता है। उसी वक्त सीईओ मिन्हो को वहां खड़ा देखती है और उसे भी ग्रीट करती है, पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देती है। जब लावाइस उसे वापस ग्रीट नहीं करता तो बिग बैड डैडी तुरंत उसे रूड और एरोगेंट कहकर डांटता है, लेकिन सीईओ खुद बीच में रोकते हुए कामली कहती है कि आजकल किड्स का ऐसा बिहेवियर नॉर्मल है। लावाइस को याद आता है कि स्ट्रीट ने बताया था कि बॉडी का ओरिजिनल ओनर अपनी सिस्टर को कितनी गहराई से चेरिश करता था। यहीं से कहानी डीमन प्रिंस के पास में चली जाती है, जब वो अपने अंकल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लॉर्ड बार्किन उसे बताता है कि दुनिया इविल फोर्सेस से भरी है जो हमेशा रूलर को गिराने की कोशिश करती हैं और सक्सेसर होने के नाते उसे एक दिन अपने फादर गमुएर की विल कैरी करनी होगी। वो समझाता है कि फॉलोअर्स को एम्ब्रेस करना और प्रोटेक्ट करना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़का आर्ग्यू करता है कि उसकी ओन स्ट्रेंथ ही काफी होनी चाहिए, जिस पर उसका अंकल हंसते हुए कहता है कि एक दिन उसका दिल लोगों की तरफ खिंच जाएगा बिना उसे रियलाइज हुए। बार्किन कहता है कि उस पॉइंट पर वो बदल जाएगा, लेकिन 100 साल से ज्यादा जी चुका डीमन चाइल्ड लवाइस इन बातों की कोई परवाह नहीं करता। प्रेजेंट में वापस आकर लवाइस आखिरकार मिन्हा के लिए स्टैंड लेता है और उससे ऑनेस्टली पूछता है कि क्या वो अपनी विल के खिलाफ इस मैस में फंसाई जा रही है। वो अश्योर करता है कि वो सब खुद हैंडल करेगा। मीना एक पल हेजिटेट करती है और उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है कि कैसे उसका स्टेप डैडी उनके फैमिली के साथ हॉरिबली बिहेव करता रहा है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी मदर को बेरहमी से पीटा जा रहा था, जब वो बच्चों को लेकर तैशिक से भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ ने गिड़गिड़ाकर भीख मांगी थी और मीना ने भी स्टैंड लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोई बात मैटर नहीं करती क्योंकि उनके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सब याद करते हुए
मीना आखिरकार कहती है कि वो अग्री है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट कंडीशन रखती है कि जो भी पैसा वो कमाएगी वो सीधे उसके नाम पर जाएगा। वो उस पैसे से अपने फैमिली को इस मेस से बाहर निकालना चाहती है। कॉन्सिक्वेंसेस से अनजान उसका फादर नर्वस होकर पसीना बहाता है, लेकिन सिचुएशन देखते हुए साथ देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले उसकी मदर एक बार फिर पूछती है कि क्या वो सच में ये करना चाहती है। मिया अपनी माँ को अश्योर करती है कि वो अच्छा करेगी और फिर अपने ब्रदर की तरफ देखकर साइलेंटली थैंक्स करती है कि उसने उसके लिए स्टैंड लिया। सीन शिफ्ट होता है और नॉक्स की सीईओ अपनी कार में वापस जा रही होती है और विच के दिमाग में कोई एक्साइटिंग प्लान चल रहा होता है। सोया कमेंट करता है कि मिन्हो किसी वजह से थोड़ा ऑफ लगा। सीईओ विच फिर एनी से पूछती है कि उसे वो कैसा लगा और वो भी एग्री करती है कि लड़के में कुछ अनयूजुअल या स्पेशल है। योंगजो सजेस्ट करती है कि शायद वो डीमन रेल्म का ट्रैकर हो सकता है, जिससे उसका बेटा अलर्ट हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वो मिन्हो को एलिमिनेट करना चाहती है, लेकिन योंगजो उसे इम्पल्सिव होने से रोकती है और फर्मली कहती है कि अभी उनकी ओनली प्रायोरिटी मिन्हा है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। जब लड़का फिर इंसिस्ट करता है तो वो एक्सप्लेन करती है कि एक मूनलेस नाइट जल्द ही आने वाली है, जिस दिन वो रिचुअल परफॉर्म करके वेसल क्लेम करेगी। उसके बाद वो मिन्हा के साथ जो चाहे कर सकता है। तभी एनी कुछ बोलने के लिए सीईओ को मारा कहकर एड्रेस करती है, लेकिन विच गुस्से में स्नैप करती है और वॉर्न करती है कि वो नाम दोबारा कभी यूज न करे। वो बोस्ट करती है कि जल्द ही 12 ब्लैक सीट्स में बैठा डीमन किंग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगले दिन मिन्हा जिर पहुंचती है और ग्रुप की नई सेंटर के तौर पर इंट्रोड्यूस की जाती है। 2 पोनीटेल्स वाली एक लड़की प्रोटेस्ट करती है, कहती है कि उसने इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया जाता है। सीईओ के जाते ही पोनीटेल गर्ल मिन्हा को बुली करने लगती है और कंप्लेन करती है कि उसने कनेक्शंस के दम पर पोजीशन छीनी है। वो मीना के फेस पर खरोंच मार देती है, जिससे थोड़ा खून निकल आता है और ओपनली चैलेंज करती है कि देखे उसकी कनेक्शंस उसे कितनी दूर ले जाती हैं। सोया कैमरा से ये सब देख रहा होता है और उसे पूरा यकीन होता है कि जब उसकी मदर को पता चलेगा तो वो भड़क उठेगी। वो तुरंत अपनी माँ को बताता है कि हायान ने उसकी ब्यूटीफुल वेसल के फेस को नोच लिया है। ये सुनते ही लेडी पूरी तरह रेज से भर जाती है। इधर कहीं और हमारा डीमन प्रिंस अपने मिनियंस को समन करता है और बताता है कि उसकी सिस्टर को बुली किया जा रहा है। स्ट्रीट आर्ग्यू करती है कि नॉक्स बहुत फेमस है और अगर उसकी सिस्टर सही से खेले तो ह्यूमन वर्ल्ड में इजीली डोमिनेट कर सकती है। लावाइस एक्सप्लेन करता है कि वो इंटरफियर नहीं करेगा क्योंकि उसकी सिस्टर खुद ये चाहती है, लेकिन जो उसे ट्रिगर करता है वो सीईओ और उसके किड्स हैं। वो कहता है कि वो उनमें से किसी से भी मायाज़मा सेंस नहीं कर पाया, फिर भी सीईओ उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसे शक होता है कि वो ह्यूमन के डिस्गाइज में डीमन हो सकती है। स्ट्रीट कहती है कि डीमन रेल्म से लंबे समय तक ह्यूमन वर्ल्ड में रहने पर डीमंस के लिए अपना मायाज़मा कंसील करना आसान हो जाता है और कॉशन से आगे बढ़ने को कहती है। वो डीमन प्रिंस को लोगों को ऐसे घूरने के लिए लेक्चर भी देती है और मानती है कि ह्यूमंस को स्टेयर करना पसंद नहीं होता। लावा इस टॉपिक वापस लाता है और इंसिस्ट करता है कि वो डीमन को पहचान सकता है, चाहे उसके पास अभी पावर्स ना हो। सैन उसका मजाक उड़ाता है, याद दिलाता है कि वो बावर को भी नहीं ढूंढ पाया था। रिडिक्यूल से अनॉयड होकर डीमन प्रिंस गुस्से में आ जाता है और स्ट्रीट को ऑर्डर देता है कि उसे डीमन रेल्म के इन्फर्नल ट्रेनिंग ग्राउंड्स ले जाए। वो इस बात से फ्यूरियस होता है कि ब्लड स्टोन की पावर यूज न कर पाने की वजह से लोग उसे लुक डाउन कर रहे हैं। वो स्ट्रीट से पूछता है कि क्या उसे अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने का कोई तरीका मिला है। स्ट्रीट नॉड करती है और कंफर्म करती है कि मिला है। इसके बाद वो उसे सीईओ और उसके ट्विंस की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है और सैन को साथ ले जाने को कहता है, उसे अपना अटेंडेंट नंबर 1 बुलाते हुए। इधर हायन सड़क पर चल रही होती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी उसे कुछ सुनाई देता है और वो मुड़कर देखती है कि एनी तलवार लेकर उसका पीछा कर रही है। वो पैनिक होकर पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है और माफी मांगती है, ये कहते हुए कि वो बस एक पल के लिए गुस्से में आ गई थी। एनी एक पल भी वेस्ट नहीं करती और सिर्फ मिन्हा के फेस पर हल्की सी स्क्रैच डालने के लिए उसे ब्रूटली मर्डर कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी मदर को ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब थोड़ा बैक स्टोरी। डीमन के पोजेस करने से पहले मदर एक हैप्पीली मैरिड वुमन थी जो किड्स होने के बहुत करीब थी। बैनिश्ड होने के बाद डीमन सीवर से निकलती है और उसे परफेक्ट वेसल समझती है। उसी रात वो उसके घर में घुसती है और जबरदस्ती उसके बॉडी में एंटर कर जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसके होने वाले बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी क्योंकि कम से कम वो सर्वेंट्स की तरह यूजफुल होंगे। बेड पर लेटी हुई वो पूरी साइको की तरह हंसने लगती है। उसका हस्बैंड आवाज सुनकर उठ जाता है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पोजेस्ड वुमन उसे गला दबाकर खिड़की तक घसीट ले जाती है। शायद उसे लगा होगा कि कोई 50 शेड्स वाला सीन चल रहा है, लेकिन जब उसे एज पर लटकाया जाता है तब उसे समझ आता है कि वो फंस चुका है। इस बात से डिस्गस्टेड होकर कि उसे ऐसे फिलाती ह्यूमन के साथ रहना पड़ा जिसे वो कभी अपना हस्बैंड कहती थी, वो उसे बेरहमी से बालकनी से नीचे फेंक देती है।